बैठ जा। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल टू यू? प्लीज कंफर्म। ग्रेट, एट द बैक, जल्दी। आई वॉन्ट यू टू बी सीटेड फास्ट। तुमको जिधर भी किसी पड़ोसी का बैग पड़ा रहता दिखता है ना, उसको उठाने का, उसका बैग हटाने का, उधर ही बैठ जाने का। ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। रिकॉर्डिंग देखा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। I said good afternoon everyone. कल परवेजी पढ़ाया था, कुछ समझा था, थोड़ा बहुत एटलीस्ट। परवेजी समझा था क्या तुम लोग को? हाँ, घर जाके पढ़ के आया एक बार सब लोग। लेट्स डू वन थिंग विदाउट वेस्टिंग टाइम। Let's focus on which modification is appropriate under what circumstances. Sir, 705 में हमने शुरुआत किया था कि नॉर्मली मॉडिफिकेशन, आज हम ऑलमोस्ट 705 पूरा कंप्लीट करेंगे। कल एक तरीके से इंट्रोडक्शन था, बेस था पूरा का पूरा। आज उसका पूरा एप्लीकेशन वाला पार्ट खत्म होगा। I want everyone to focus once again. शांति से सुनो। शुरुआत किया था सर, there are two types of opinion. दो ही है ना, कंफर्म? ओपिनियन के टाइप्स दो ही है ना? कौन कौन सा? मॉडिफाइड। सर, मॉडिफाइड आने के लिए आपने दो सिचुएशन एक्सप्लेन किया था। या तो सर ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के बाद में ये कंक्लूजन आया that financial statements are not free from material misstatements. मतलब there are misstatements basically. अगर आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स मिल गए हैं तो आपको शायद मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए। यह सिचुएशन नंबर 2 जो रेयर था, पर हो सकता है कि आपको सर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिला टू कंक्लूड कि एक्चुअली में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट्स है या नहीं। मतलब सेकंड केस में आपको डर लग रहा है, देयर इज अ चांस ऑफ पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स जिनका इफेक्ट क्या हो सकता है? मटीरियल हो सकता है। ये दो सिचुएशंस में हम कौन सा ओपिनियन देते हैं? मॉडिफाइड ओपिनियन देते हैं। नोटबुक्स निकालिए। 705 में जो पॉइंट नंबर 1 आपने लिखा है कि नॉर्मली मॉडिफाइड ओपिनियन कब कब आता है, दोनों पॉइंट का जो लैंग्वेज लिखा हुआ है इज्जत से वापस से पढ़िए एक बार। If you are comfortable, I will immediately go next in 1 minute. 705 point number 1. समझा क्या? पक्का? फिर हमने पढ़ा सर, देर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस। कौन कौन सा? क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। एंड देन टू अंडरस्टैंड विच मॉडिफिकेशन शुड कम अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस, हमने एक टेबल ड्रॉ किया था। उस टेबल के अंदर सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले पढ़ा,
किन किन मैटर्स की वजह से नॉर्मली मॉडिफिकेशन आता है, नेचर ऑफ मैटर्स गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन। वहां पर दो मैटर्स थे सर, वही सेम ऊपर वाले दोनों एज इट इज नीचे आ गए थे। फिर सर डिफरेंस एक ही था, अगर वर्ड परवेजिव समझ में आ गया तो मेरे को ये समझ जाएगा कि कब क्वालिफाइड आएगा, कब एडवर्स आएगा, कब डिस्क्लेमर आएगा। तो हमने वर्ड परवेजिव समझा था। सर परवेजिव का डेफिनेशन क्या था? सर परवेजिव वर्ड ऑडिटर के लिए बनाया है ओनली एंड ओनली व्हेन ऑडिटर इज इवैल्यूएटिंग मिसस्टेटमेंट्स। व्हेन ऑडिटर इज इवैल्यूएटिंग, अगर ऑडिटर को कुछ गलतियां मिली है या उसे लगता है ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है और ही फील्स देयर आर पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स, तो अगर आप मिसस्टेटमेंट्स या पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट कर रहे हैं तो आपने वर्ड दिमाग में क्या रखना है? परवेजिव रखना है। सर मतलब ये परवेजिव कब होगा और कब नहीं होगा, इसके लिए उन्होंने आपको तीन कंडीशंस दी थी कि अगर ऑडिटर को कोई गलती मिलती है जो उसके हिसाब से उसका इफेक्ट या पॉसिबल इफेक्ट, वाई एम आई यूजिंग टू वर्ड्स अगेन अगेन, क्योंकि एक गलती मिल गई होगी या हो सकता है गलती मिली नहीं होगी, पर गलती हो सकती है। सर क्यों ऐसा सोच रहे हो आप? क्योंकि आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट क्या नहीं मिला है? ऑडिट एविडेंस नहीं मिला। तो सर अगर आपको या तो गलती मिली होगी उसका इफेक्ट होगा, या जो गलती नहीं मिली होगी पर उसका क्या होगा? पॉसिबल इफेक्ट होगा। सर आपको लगता है ये जो इफेक्ट या पॉसिबल इफेक्ट है, इट इज नॉट गोइंग टू बी कन्फाइंड, मतलब सर इसका इफेक्ट या पॉसिबल इफेक्ट एक आध अकाउंट बैलेंस पे नहीं आएगा, एक आध आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे नहीं आएगा, एक आध एलिमेंट पे नहीं आएगा, इसका इंपैक्ट मल्टीपल अकाउंट बैलेंसेस पे आएगा, इसका इंपैक्ट मल्टीपल एरियाज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आएगा। तो हमको लगेगा ये और ज्यादा सिग्निफिकेंट है। मटेरियल तो पहले ही था, पर अब मैं बोल रहा हूं मटेरियल के साथ साथ में क्या है? परवेजिव है। क्यों बोल रहा हूं परवेजिव है? क्योंकि मुझे लगता है इसका इंपैक्ट ना इज नॉट ऑन वन एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज एक्चुअली इंपैक्टिंग ऑन लॉट ऑफ एरियाज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब मुझे डाउट ऐसा नहीं है दैट एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर एक्सेप्ट, याद है क्या वर्ड कुछ तो ऐसा था, कुछ तो तुमको स्पाइस जेट में क्वालिफाइड ओपिनियन दिखाया था दैट हमारे हिसाब से सब कुछ ट्रू एंड फेयर है एक्सेप्ट कंपनी ने एक प्रोविजन नहीं बनाया था। यहां पर ऐसा साउंड नहीं कर रहा है सर, यहां पर साउंड कर रहा है इंपैक्ट एक एरिया में नहीं है, मल्टीपल एरियाज में गलती है, तो मैं उस गलती को क्या कंसीडर करूंगा? परवेजिव नेचर की गलती कंसीडर करूंगा। ये था मेरा कंडीशन नंबर 1। आई वांट यू टू गो टू डेफिनेशन ऑफ परवेजिव, साथ साथ में जो लिखा हो पढ़िए। सर pervasive word is used only in the context of misstatement to describe, sir what do you want to describe? The effect or possible effect किसका सर? misstatements का। किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। सर ये परवेसिव कब होता है? उसके लिए तीन कंडीशन दी है, कोई भी इनमें से कंडीशन फुलफिल हो गई तो वो सिचुएशन क्या कहलाएगी? परवेसिव कहलाएगी। सर याद रखना ये किस पे डिपेंडेंट है? ऑडिटर के जजमेंट पे डिपेंडेंट है। अरे किस पे डिपेंडेंट है? ऑडिटर के जजमेंट। अगर ऑडिटर के जजमेंट पे इफेक्ट या पॉसिबल इफेक्ट इज नॉट गोइंग टू बी कन्फाइंड टू वन एरिया और वन अकाउंट बैलेंस, आई कैन क्लासिफाई दिस एज अ परवेसिव नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट। क्या कंडीशन नंबर 1 जो आपने लिखा है समझा क्या? पढ़ो जरा एक बार फटाफट से, रीड कंडीशन नंबर 1। ठीक है, व्हाट इज कंडीशन नंबर 2? अगर इफेक्ट या पॉसिबल इफेक्ट कन्फाइंड है, दैट मीन्स नाउ दिस टाइम देर इज अ मिसस्टेटमेंट और अ पॉसिबल मिसस्टेटमेंट जिसका इंपैक्ट एक ही एरिया में आएगा, जिसका इंपैक्ट एक ही अकाउंट बैलेंस पे आएगा। बट मैं क्या बोल रहा हूं, वो एक एरिया, वो एक अकाउंट बैलेंस रिप्रेजेंट करता है या रिप्रेजेंट कर सकता है। इट रिप्रेजेंट्स और इट कुड रिप्रेजेंट। सर वाई कुड रिप्रेजेंट? क्योंकि गलती मिली ही नहीं है ना। अगर गलती मिलती तो मैं कंफर्म बोलता ना कि रिप्रेजेंट करता है। सो इट रिप्रेजेंट्स और इट कुड रिप्रेजेंट क्या सर? अ सब्सटेंशियल पार्ट। मतलब सर यहां पर अभी सोचना पड़ेगा, गलती शायद एक ही एरिया में होगी, अमाउंट इन्वॉल्व शायद एक ही एरिया के अंदर इंपैक्ट आ रहा होगा, बट वो एक एरिया भी बहुत मेजर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकता है। आई टोल्ड यू अबाउट रिको इंडिया यस्टरडे। I told you that even in an organization, आपने अगर बहुत aggressively, let's say प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे या एक्सपेंशन पे खर्चा किया होगा, एक बहुत बड़ा नंबर का एक्सपेंशन किया होगा जो बैलेंस शीट में एक सिग्निफिकेंट पार्ट होल्ड करता है, या फिर इवन ऐसा हो सकता है एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को खरीदा होगा,
समझ रहे हो मेरा बात? किस भाव में खरीदा होगा, उसका मर्जिंग कैसे करना होगा, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। आज एग्जांपल डिस्कस करेंगे, वैसा ही डोंट वरी अबाउट इट। मतलब सर यहां पर गलती एक ही एरिया में होगी, एक ही अकाउंट बैलेंस में लग रही है, बट सर क्या लग रहा है? सर सिचुएशन ये है दैट अमाउंट सीम्स और सिचुएशन सीम्स टू बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सब्सटैंशियल। मतलब सर एक एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, अभी इंपॉर्टेंट है ये इतना ज्यादा मैग्नीट्यूड है इस गलती का, इतना ज्यादा अमाउंट है इस गलती का कि मेरे को ना पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डाउट आ रहा है। किस पे डाउट आ रहा है? पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। मतलब सर इट कैन बी कन्फाइंड टू वन एरिया, स्टिल इट कैन बी परवेसिव। पॉइंट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं, एमसीक्यू पे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। पूरी दुनिया को लगता है परवेसिव का मतलब इफेक्ट मल्टीपल एरियाज पे है। It can affect one area, still it can be pervasive if the amount or nature involved is so significant कि ऑडिटर को लगता है सर ये सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंपैक्ट कर जाएगा। मेरे को सर इसको सिर्फ मटेरियल नहीं बोलना चाहिए, मटेरियल के साथ साथ में परवेसिव भी बोलना चाहिए। क्या कंडीशन नंबर 2 थोड़ा समझ में आया? अभी तक सिर्फ डेफिनेशन रिवाइज करवा रहा हूं, कौन सी जगह पे क्या आएगा वो डिस्कशन इसके बाद में आएगा। थर्ड वाला पॉइंट क्या लिखा है? सर इस बार ना गलती ना अकाउंटिंग रिलेटेड नहीं है, इस बार गलती क्लासिफिकेशन रिलेटेड नहीं है, इस बार गलती डिस्क्लोजर रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? डिस्क्लोजर। सर आपने कुछ ऐसा डिस्क्लोजर नहीं दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, इट इज फंडामेंटल, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यार एक बात सोचो ना यार, एक कंपनी में अगर रेवेन्यू रिकॉग्निशन ना बताए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पीपीई आपने कैसे रिकॉग्नाइज किया बुक्स में ये ना बताए, डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज किया ये ना बताए, मतलब सर इन्वेस्टमेंट्स का आपने कैसे अकाउंटिंग किया, कैसे वैल्यूएशन किया, सबके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। एएस और इंडियस है कि नहीं है? सर ये आपके लिए कोर अकाउंटिंग पॉलिसीज है जो आना चाहिए नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। वी टॉक्ड अबाउट समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। सर उधर ही आपने डिस्क्लोजर नहीं दिया है या गलत डिस्क्लोजर दिया जानबूझ करके, ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये चीज भी परवेसिव कहलाएगी। यहां पर अमाउंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, यहां डिस्क्लोजर नहीं देना या गलत डिस्क्लोजर देना इज मोर इंपॉर्टेंट। डू यू गेट माई पॉइंट? अमाउंट वाला पार्ट ए और बी में कवर कर लेंगे, सिचुएशन सी सिर्फ किसके लिए है? डिस्क्लोजर के लिए। बहुत लोगों को लगता है डिस्क्लोजर से कभी भी परवेसिव नहीं हो सकता है। अगर डिस्क्लोजर बहुत फंडामेंटल है, बहुत सिग्निफिकेंट है, मैंने आपको एग्जांपल भी लिखवा के दिया कि सर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी सबसे एसेंशियल चीजें होती है, उसके बिना आपको कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में ही नहीं आ सकता है। डे 1 पे शुरुआत इसी से किया था मैंने, इसीलिए अब नोटिस करो, बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ये लिखवा डायरेक्टली सकता था ऑन डे 1। I didn't have to talk about financial statement again. I didn't have to talk about your users of financial statement again. But what I wanted was, अगर ये words यहाँ क्लास में वापस रिपीट हुए हैं, आपके दिमाग के अंदर मेमोरी में रहेंगे कि ये रेलेवेंट है मेरे लिए, बिकॉज उनका रेलेवेंस आगे आने वाले स्टेटमेंट्स के अंदर रहेगा। तो आई होप आपको परवेसिव वर्ड का मतलब समझ में आया होगा। कैन वी गो एंड अप्लाई नाउ दैट टेबल? कि करने का क्या टेबल में पढ़ेंगे आगे पक्का। Let's come to auditing module 1. Let's come to that डब्बा। क्या करने का? भी क्लोज कर देने का क्या इसको फटाफट से, या और टाइम पास करने का है? क्लोज करने का फटाफट अभी ना, ठीक है। इन योर मॉड्यूल्स इट्स ऑन पेज नंबर 1D.26 1D.26। और कौन सा वाला मॉड्यूल? फर्स्ट मॉड्यूल। आपको सेकंड मॉड्यूल अगले कम से कम 25 से 30 दिन तक कोई जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगा आपको बता दिया जाएगा। आपको अभी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट मॉड्यूल लेके आना है, ओनली फर्स्ट मॉड्यूल, दैट इज योर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड मॉड्यूल। वहां पर पार्ट ए बी सी डी ऐसे अलग अलग स्टैंडर्ड्स के सीरीज में डिवाइडेड है। पार्ट डी इज अबाउट योर 700 सीरीज, उसमें पेज नंबर 26 पे आप आ जाइए। यहां पे देखिए एक आपको बॉक्स मिलेगा, इसमें ये हेडिंग आपने ऑलरेडी लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। अब एक काम करते हैं, इट्स टाइम दैट हम 4 सिचुएशंस को आराम से समझें। 4 सिचुएशंस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन बाय वन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिचुएशन नंबर 1 के लिए। सिचुएशन नंबर 1 क्या बोलता है? एवरीवन, आई वांट योर 100% अटेंशन। ये समझना बहुत जरूरी है, याद करना बहुत आसान है, बट चैलेंजिंग होगा रियल लाइफ में अप्लाई करना, बिकॉज नहीं समझाना, डिसीजन मेकिंग इज टफ हियर, तो प्लीज ट्राई। सिचुएशन 1 में क्या बोलता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड। और आपको लगता है वो मटीरियल है बट क्या नहीं है ना इसे? सर ये तो सिंपल सा वो हमारा स्पाइस जेट वाला सिचुएशन है यार। वापस से दिखा देता हूं आपको एक बार के लिए कि कंपनी में सर अकाउंटिंग में कोई गलती नहीं था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त आपने पूरा एफआरआई फॉलो किया। क्या फॉलो किया? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को फॉलो किया, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। बस आपने ना एक जगह गलती किया ऑडिटर के हिसाब से,
ये गलती कौन ढूंढा? ऑडिटर। उसके हिसाब से आपने एक सिचुएशन में प्रोविजन बनाना चाहिए था, पर आपने वो प्रोविजन नहीं बनाया। देखो रियल लाइफ में ना प्रोविजन एक ऐसा एरिया है जहां पे आर्ग्यूमेंट होता ही है, मतलब होता ही है, क्योंकि प्रोविजन ना इज नथिंग बट माई अकाउंटिंग एस्टिमेट। प्रोविजन इज नथिंग बट माई अकाउंटिंग, मैं टेक्निकल टर्म यूज कर रहा हूं, प्रोविजन हम अकाउंट्स में यूज करते हैं। इन ऑडिट वी यूज द वर्ड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, इन हियर वी यूज द वर्ड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, कि अकाउंटिंग के दौरान कुछ जगहों पे आप एस्टिमेशन करते हो। क्या करते हो? एस्टिमेशन। मतलब सर आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया, इज दैट अकाउंटिंग एस्टिमेट? यस। कल मैंने आपको वारंटी प्रोविजन कौन सा समझाया था, याद है क्या? कि आप साल भर में कितना प्रोडक्ट बेचते हो, याद है क्या? उस प्रोडक्ट के ऊपर आपने वारंटी दिया होगा। सर जिस दिन प्रोडक्ट बेचोगे वहां से 1 साल तक का वारंटी है, तो सर हो सकता है आप ईयर एंडिंग के अंदर 11th मंथ में प्रोडक्ट बेच रहे हो, पर यहां से पूरे 12 महीने तक वारंटी वैलिड रहने वाला है, तो उस वारंटी रिलेटेड एक्सपेंसेस तो आपका अगले फाइनेंशियल ईयर में भी आ सकता है ना यार। तो आपको थोड़ा सोच समझ के एस्टिमेशन करके करंट ईयर में रेवेन्यू इधर बुक कर रहे हो, तो प्रोविजनिंग भी इस साल में बुक करना चाहिए ना, लॉजिकली स्पीकिंग। तो आप वारंटी का प्रोविजन बनाओगे। फिर कुछ पेंडिंग लीगल केसेस होंगे, कुछ याद है कैसा? एक केस था बिटवीन लेबरर्स एंड मैनेजमेंट। एक कंपनी के अंदर लेबरर्स को रिट्रेंच कर रहे थे, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन था 10 करोड़ का, कुछ याद है कैसा थोड़ा बहुत? तो पेंडिंग लिटिगेशन अगर हुआ, वहां पर भी अकाउंटिंग एस्टिमेशन आएगा ना यार। मतलब मैं आपको बता रहा हूं अकाउंटिंग एस्टिमेट भी कितना ओपन एंडेड वर्ड है, तो यहां पर बहुत सारे टाइप के सिचुएशंस आ सकते हैं। पर मैं आपको ये बताने का ट्राई कर रहा हूं, जहां पे ये एस्टिमेशन होता है ना, वहां जजमेंट आता है। क्या आता है? जजमेंट। और जहां जजमेंट आता है ना, वहां आर्ग्यूमेंट होता ही है। उसको लगता होगा वो सही है, तेरे को लगता होगा तू सही है। समझ रहे क्या मेरे बात? आइडियली प्रॉब्लम क्या है? ओपिनियन किसको देने का है? तेरे को। तुझे लगता है इधर इंटरेस्ट का 74 मिलियन का प्रोविजन बनाना चाहिए स्पाइसजेट के केस में, स्पाइसजेट को लगता है नहीं बनाना चाहिए, उनका अपना आर्ग्यूमेंट रहेगा। तुझे क्या लगता है कि भाई मैं मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करूंगा कि मेरे हिसाब से आप ये प्रोविजन बनाइए। अच्छा एक बात बताओ, ये जो आप मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन खेल रहे हो आप, ये जो है ना क्वालिफाइड ऐसा, इधर देखो जरा, वो एग्जांपल वापस दिखाता हूं आपको मैं। ये हमारा स्पाइसजेट वाला एग्जांपल था। इट्स ऑन पेज नंबर 1D.48। इट्स अ ओल्ड ऑडिट रिपोर्ट ऑफ स्पाइसजेट, जहां पर आपने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया था। क्या दिया था? क्वालिफाइड ओपिनियन। और यहां पर आपने देखो बेसिस दिया था, रीजन क्या है क्वालिफाइड का, कि भाई कंपनी ने प्रोविजन नहीं बनाया फॉर इंटरेस्ट किसी चीज के रिगार्डिंग। कितना अमाउंट? 74 मिलियन। मैं आपस से बता रहा हूं, मैं अकाउंटिंग वाले पार्ट को टच भी नहीं करेगा, बिकॉज मेरे को लगता है उधर जाऊंगा डिस्कशन उधर ही चले जाएगा पूरा, और फिर प्रॉब्लम क्या है, मैं ये आना भूल जाऊंगा कि मेरे को तेरे को क्या बताना था। मैं वापस बार बार सिर्फ मेरा फोकस रहेगा कि मैं तेरे को स्टैंडर्ड पहले पढ़ा दूं। हाँ, तेरे को परेशान कर रहा ना अकाउंटिंग वाला पार्ट, वो आगे आएगा, टेंशन मत ले। देयर इज वन चैप्टर फॉर दिस, चैप्टर नंबर 9, where we will do audit of financial statement in true sense, audit of PPE, audit of cash and bank, audit of debtor, audit of creditor, audit of loans and advances। उधर सब पूछूंगा तेरे से मैं, ठीक है? गिव मी सम टाइम। वो आएगा 1 महीने के बाद में, उससे भी ज्यादा शायद। अभी के लिए फोकस इधर। कैन आई सी इधर प्रोविजन नहीं बनाया 74 मिलियन का? कितने का प्रोविजन नहीं बनाया? 74। इज दैट अ रीजन फॉर मॉडिफिकेशन? अरे इज दिस अ रीजन फॉर, लिखा ना वो बेसिस है सर कि क्वालिफाइड क्यों दिया है। मेरे को एक बात बताओ, डोंट यू थिंक ऑडिटर ने पहले ये चीज मैनेजमेंट से डिस्कस की होगी? या डायरेक्टली सरप्राइज सीधा ऑडिट रिपोर्ट में डायरेक्टली एक दिन एक लिस्ट बना के देंगे तुम्हारी गलतियों का, हमारी डेली पूरा का पूरा रिपोर्ट कार्ड बना के देंगे तुमको? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको एज ए ऑडिटर कोई गलतियां मिलती है, ध्यान रखना मेरा बात, आप डिटेक्ट करते हो, आप मैनेजमेंट से डिस्कस करते हो, एंड सुनो, यू ऑल्सो गिव देम एन अपॉर्चुनिटी to make correction. You also give them an opportunity to make, मतलब करेक्शन कीजिए, एडजस्टमेंट कीजिए। हमें लगता है ये प्रोविजन का जरूरत है, आपने प्रोविजन बनाना चाहिए। अगर वो मेरा बात नहीं मानता है, वो एडजस्टमेंट नहीं करता है, वो गलती कंटिन्यूअसली रहती है, मेरे हिसाब से हो सकता है ना उसको गलत लग ही नहीं रहा है, मेरे को गलत लग रहा है। समझ रहे हो क्या मेरा बात? आइडियली तो ही मैं उसको इंक्लूड करूंगा अपने ऑडिट रिपोर्ट में एज अ मॉडिफिकेशन। रिमेंबर, इट्स नॉट अ फाइट। We don't have to prove we are better or they are better. It's a professional job. Remember that. So if you come across a misstatement, it's your job, it's your responsibility to communicate this to whom, sir? To the management, to the person in charge. Give them your reasoning. तुम्हारे हिसाब से ऐसा क्यों होना चाहिए? फिर उनका बात भी सुनो। हो सकता है कभी कभी तुम्हारा लॉजिक स्टार्टिंग में गलत होगा, यू गेट माय पॉइंट। वो तुमको और बेटर इंफॉर्मेशन देंगे, तुमको एक्सेप्टेबल हो जाएगा, या तुमको एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर नहीं है तो उनको बोलो एडजस्टमेंट करने के लिए। एडजस्टमेंट करते हैं तो ठीक, नहीं करते तो भी ठीक। एडजस्टमेंट नहीं करते हैं तो मैं दूंगा क्या?
ये मॉडिफिकेशन समझ में आया क्या मेरा बात? मतलब सर कहना इसे ये सिचुएशन लग रहा है जहां पे स्पाइसजेट बहुत बड़ा एंटिटी है, 74 मिलियन का एक गलती हुआ है सर। 74 मिलियन मटेरियल तो है, क्या है? मटेरियल तो है, बट सर ये इनके हिसाब से, ऑडिटर के हिसाब से परवेजिव नहीं है। क्या नहीं है? परवेजिव नहीं है। मतलब सर उसको गलती मिला है, गलती मटेरियल है, बट क्या नहीं है? परवे, क्योंकि उसको लगता है ये प्रोविजन क्यों नहीं बनाया होगा। मे भी हो सकता है कोई इंटर अकाउंट के मतलब बिटवीन एंटिटीज डिपॉजिट्स लिए होंगे जो वो रिटर्न करने वाले होंगे, और क्योंकि स्पाइसजेट का हालत 2014-15 में खराब था, देयर इज समथिंग कॉल्ड इज इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग। आपको इधर पढ़ाएंगे एडवांस अकाउंट्स के अंदर कि हमने जो बहुत सारा पैसा किसी से बोरो किया हुआ होता है, अगर कंपनी का हालत खराब है, रीस्ट्रक्चरिंग जब हम करते हैं, जिससे हमने पैसा लिया है उससे हम बार्गेन करते हैं। हम तुझे प्रिंसिपल दे देंगे, शायद इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे, या इंटरेस्ट अगर देंगे तो उसका बहुत छोटा अमाउंट दे पाएंगे। बात समझ में आएगा आइडियली, पर ये नेगोशिएशन कंप्लीट नहीं हुआ होगा। अरे समझा क्या मेरा बात? इसको बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। आगे आपको पढ़ाया जाएगा एडवांस अकाउंट्स के अंदर ही, डोंट वरी अबाउट इट। तो ऐसा हो सकता है रियल लाइफ में। तो मैनेजमेंट के पास अपना आर्ग्यूमेंट है, पर ऑडिटर क्या बोल रहा है? तुम वो कर रहे हो, अच्छा बात है, मेरे लिए एज ऑन 31 मार्च प्रॉब्लम है। तेरे बुक्स में ये तूने पैसा लिया हुआ था, तेरे को इसके ऊपर इंटरेस्ट देना बनता था, तूने प्रोविजन बनाना चाहिए था। समझा क्या मेरा बात? मेरे को लगता है तुमने इसका इंटरेस्ट का प्रोविजन बनाना चाहिए, उनको लगता है उन्होंने नहीं बनाना चाहिए। देयर कैन बी आर्ग्यूमेंट। पॉइंट क्या है? इज देयर अ मिसस्टेटमेंट? यस, प्रोविजन बनाना चाहिए, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है। ये कौन बोलता है? एएस और इंडियस बोलता है। तुमने नहीं किया मतलब ये गलती है। अरे हाँ या ना? अमाउंट 74 मिलियन तो बड़ा ही लग रहा है इंडिया के सबसे यार, आइडियली अमाउंट तो बड़ा ही लग रहा है, छोटा तो अमाउंट नहीं लग रहा है आइडियली। तो मटेरियल तो साउंड कर रहा है, बाकी मटेरियलिटी मेरे पे छोड़ दीजिए, आगे बताऊंगा। अभी के लिए मटेरियल तो है। सर परवेजिव क्यों नहीं है ये? क्योंकि मेरे को लगता है सर ये इंपैक्ट ना एक एरिया पे है। तीनों पॉइंट पे आ जाओ फटाफट से जरा, कम टू ऑल 3 पॉइंट्स, कम टू ऑल 3 पॉइंट्स। जो इंपैक्ट है वो एक ही एरिया पे है, मतलब सर मल्टीपल एरियाज पे नहीं है, तो कंडीशन नंबर 1 तो फुलफिल नहीं होती है। अरे हाँ या ना? कंडीशन नंबर 1 फुलफिल नहीं होती ना। इट इज नॉट इंपैक्टिंग मल्टीपल एरियाज, इट इज रिगार्डिंग वन स्ट्रेट फॉरवर्ड अकाउंट बैलेंस। कंडीशन नंबर 1 फुलफिल नहीं होता है। कंडीशन नंबर 2 पे जाओ, क्या लिखा है सर? इट कैन बी कन्फाइंड टू वन एरिया बट इट शुड रिप्रेजेंट सब्सटैंशियल पोर्शन। अरे 74 में इतना छोटा बैलेंस शीट नहीं है स्पाइसजेट का। अरे स्पाइसजेट का बैलेंस शीट वैल्यू बहुत बड़ा है, दिस विल बी हार्डली 2-3%। तो आई विल से इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग अ सब्सटैंशियल पोर्शन। मतलब ये मटेरियल है, बट सर परवेजिव के लिए ना तो ये फर्स्ट कैटेगरी में आ रहा है, ना सेकंड में आ रहा है, और थर्ड का तो जरूरत ही नहीं है। डिस्क्लोजर रिलेटेड तो गलती है ही नहीं ना इधर। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट से ये डिस्क्लोज्ड है, प्रॉब्लम है इंटरेस्ट नहीं पे करने के लिए प्रोविजन बना रहे हैं अपन। समझ रहे हो क्या मेरा बात? ये अकाउंटिंग रिलेटेड गलती है। कैसा साउंड हो रहा है क्या कि ये परवेजिव के डेफिनेशन में नहीं आ रहा है? इट इज मटीरियल बट इट इज नॉट पर। अब एक काम करो, अब उस डब्बे में आओ, कम बैक टू दैट बॉक्स, कम बैक टू दैट बॉक्स। आपने बॉक्स नोटबुक के अंदर बनाया होगा, बुक के अंदर भी है। सर जब आपको लगता है एवरीवन, द फर्स्ट केस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड, मतलब देयर इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, चाहे वो एक है या मल्टीपल है फर्क नहीं पड़ता, देयर इज अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, और आपको लगता है सर वो गलतियां ना मटीरियल है बट क्या नहीं है? परवेजिव नहीं है, तो आप जो मॉडिफिकेशन देंगे उसका नाम होता है क्वालिफाइड ओपिनियन। क्या होता है? क्वालिफाइड ओपिनियन। ऐसा क्यों वो आपको समझाता हूं, पहले आप नोटबुक में जाइए, एक डब्बा भर के खत्म कीजिए काम। किधर लिखोगे ये? पॉइंट नंबर ए के बाजू में, दिस इज योर पॉइंट नंबर ए। याद है ना आपको ये? आइडियली आपने 3 कॉलम बनाए होंगे बेटा, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, यस और नो? कॉलम 1 इज योर नेचर ऑफ मैटर, उसमें था पॉइंट नंबर ए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। उसमें जो एरिया है ना सेकंड कॉलम, मटेरियल तो है बट क्या नहीं है? परवेजिव। उधर क्या लिखेंगे आप? क्वालिफाइड ओपिनियन। क्या लिखेंगे आप? क्वालिफाइड ओपिनियन। एक बॉक्स भरा क्या? सुनिए मेरा बात, मैं आपको थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफरेंस समझाता हूं। जब क्वालिफाइड आता है तो रिपोर्ट में कैसे लिखते हैं, एडवर्स जब आता है तो रिपोर्ट में कैसे लिखते हैं, एंड डिस्क्लेमर जब आता है रिपोर्ट में लिखते कैसे। इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, डरने का नहीं। अभी ये समझेगा तो आगे वाले बॉक्स से समझेंगे कि क्यों क्वालिफाइड बोल रहे हो आप, क्यों एडवर्स बोल रहे हो और क्यों डिस्क्लेमर बोल रहे हो। थोड़ा आपको डिफरेंस समझाऊंगा आपको मैं। पहले मैं बोलता हूं फिर आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल रिपोर्ट में कैसा होता है। एवरीवन, इन केस ऑफ क्लीन रिपोर्ट हम बोलते हैं इन आवर ओपिनियन टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस। ये तो स्टैंडर्ड लाइन है सर। इन आवर ओपिनियन टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने चेक किए ना, दे आर प्रिपेयर्ड एज पर रेलेवेंट एक्ट एंड दे गिव अ
ट्रू एंड फेयर व्यू। हम नॉर्मली ये बोलते हैं हमारे ओपिनियन में कि हमारे हिसाब से वो ढंग से बनाए गए हैं एंड दे आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। कैन आई से ये क्लीन रिपोर्ट में ऐसा लिखा जाता है। डे 2 से हम ये देखते आ रहे हैं, आपको और एक्सपीरियंस धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। नाउ हाउ डज इट साउंड इन क्वालिफाइड? इन आवर ओपिनियन, टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, एक्सेप्ट, एक वर्ड आता है स्टार्टिंग में, क्या? एक्सेप्ट। सर एक्सेप्ट व्हाट? देयर आर सम मैटर्स, एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स विच आर डिस्क्राइब्ड वेयर इन द बेसिस पैराग्राफ। क्लियरली बोलते हो, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ मैटर्स विच आर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस पैराग्राफ। कोई तो पैराग्राफ आपके रिपोर्ट में जहां पर आप रीजन देते हैं कि आप मॉडिफिकेशन क्यों दे रहे हैं। कुछ मैटर्स को अगर मैं छोड़ दूं, उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर द एक्ट एंड दे गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। मतलब क्लीन और क्वालिफाइड में डिफरेंस क्या है? क्लीन में बोल रहे हो एवरीथिंग लुक्स गुड, इट इज गिविंग ट्रू एंड फेयर। क्वालिफाइड में बोल रहे हो एक्सेप्ट फॉर सम मैटर्स एवरीथिंग एल्स लुक्स ट्रू एंड फेयर। मतलब सर यहां ऐसा विजिबल है, आप एक्सेप्शंस दे रहे हो, ये एक दो गलतियां अगर मैं हटा दूं, इसके अलावा बाकी सब क्या है? ट्रू एंड फेयर है। समझा? क्या क्या पढ़ाया मैंने अभी तक? अभी तक बताया क्लीन और बताया क्वालिफाइड। क्या बताया? क्लीन एंड क्वालिफाइड। आपको एग्जाम्पल देखने का, इधर देखो, अब मैं सब रिवाइज रिपोर्ट दिखाऊंगा आपको। हाँ, सबके सब रिवाइज रिपोर्ट्स। क्वालिफाइड ओपिनियन, मैंने आपके 705 ऐसे जो खत्म होता है ना, उसके लास्ट में बहुत सारे इलस्ट्रेशंस दिए हैं। ऐसा इलस्ट्रेशन 1, पेज नंबर 1D.34, बहुत सारे इलस्ट्रेशन दिए। इलस्ट्रेशन 1, 2, एटलीस्ट 4 इलस्ट्रेशन रहेंगे जानबूझ करके, ताकि आपको थोड़ा लैंग्वेज समझ में आए, मतलब आपको थोड़ा कंफर्टेबल बने कि एग्जैक्टली कैसा लैंग्वेज नॉर्मली मेरे रिपोर्ट्स में आता है। ऐसे चारों इलस्ट्रेशन दिए हैं, 4 अलग अलग सिचुएशंस जो नॉर्मली आती है। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर 1D.34। एवरीवन लिसन टू मी केयरफुली। कैन यू सी अ हेडिंग क्वालिफाइड ओपिनियन? कैन यू सी अ हेडिंग क्वालिफाइड ओपिनियन? देखना जरा क्या बोलता है। इन आवर ओपिनियन, टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस। स्टैंडर्ड लाइन है ये। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ मैटर्स। कुछ गलतियां रहेगी, कुछ मैटर्स रहेंगे जो हमने डिस्क्राइब किए होंगे। कौन से पैराग्राफ में? आपको मालूम है ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट अभी। सर ओपिनियन के बाद में नेक्स्ट हेडिंग आता है बेसिस। अरे हाँ या ना? तो ये मैटर कहां डिस्क्राइब करोगे? बेसिस में डिस्क्राइब करोगे। तो कुछ मैटर्स जो हमने बेसिस वाले पैराग्राफ में डिस्क्राइब किए हैं, उनके अलावा everything seems fine. You will say financial statements are prepared as per the act and they are giving a true and fair view. मतलब clean और qualified are very close to each other. Clean में everything is true and fair, in qualified everything is true and fair except, मतलब can I say एक कंपनी के लिए बेस्ट रिपोर्ट क्लीन रिपोर्ट, सेकंड बेस्ट क्वालिफाइड। इतना तो क्लियर लग रहा है आइडियली, पक्का। इसीलिए मेजॉरिटी लिस्टेड कंपनीज जब भी आप रिपोर्ट्स निकालेंगे, या तो आपको क्लीन रिपोर्ट देखने को मिलेगा या मे भी आपको क्वालिफाइड देखने को मिलेगा। ये एडवर्स डिस्क्लेमर बहुत नेगेटिव, बहुत ही रेयर होता है। क्यों ऐसा आपको बताऊंगा। लैंग्वेज देखना, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अभी तक सर थोड़ा सा क्लीन रिपोर्ट, थोड़ा सा क्वालिफाइड रिपोर्ट का लैंग्वेज समझ रहा है? पक्का एडवर्स का लैंग्वेज सुनना है। एडवर्स में क्या बोलता है? इन आवर ओपिनियन, टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस। वो सेम लाइन है ना। Financial statements do not give a true and fair view. समझा क्या मेरा बात? इधर कोई एक्सेप्ट नहीं है। उसने बोला पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही रिलायबल नहीं है। क्या रिलायबल नहीं है? पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही रिलायबल नहीं। इधर आओ, एडवर्स, पेज नंबर 1D.36। In our opinion and to the best of our information and explanation given to us, थोड़ा लैंग्वेज बदलेगा। Because of the significance of matter discussed। सर जो मैटर है वो तो बेसिस पैराग्राफ में लिखोगे आप अल्टीमेटली। अरे याद करो, रीजन फॉर मॉडिफिकेशन हमेशा किधर आएगा? बेसिस। ये मैंने तुमको कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में लिखवा के दिया है, पक्का। इसीलिए पहले कंटेंट पढ़ाया था और बहुत धीरे धीरे पढ़ाया था, ये समझाने के लिए
दो हेडिंग इंपॉर्टेंट है, ओपिनियन हेडिंग एंड बेसिस हेडिंग। मतलब इधर क्लियरली बोल रहे हो, एक्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं है, हम आगे बोलने वाले हैं दैट इट डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर, इसीलिए पहले बोल रहे हैं। क्यों ऐसा? बिकॉज ऑफ सम सिग्निफिकेंट मैटर जो हमने एक्सप्लेन किया है हमारे बेसिस पैराग्राफ में। आगे जाके देखो क्या बोलेगा, सर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। क्लियरली बोलेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव अ ट्रू एंड। अब मुझे बताओ, डोंट यू थिंक एडवर्स इज एक्सट्रीम? मतलब सोचो, क्लीन वाला एक्सेप्टेबल था, ट्रू एंड करेक्ट नहीं बोलना मानते हम। अरे ट्रू एंड करेक्ट नहीं बोलना, याद करो ट्रू एंड करेक्ट क्यों नहीं पढ़ा है तो तुमको मैंने। वाई नॉट ट्रू एंड करेक्ट? बिकॉज सर हमें कंक्लूसिव एविडेंसेस नहीं मिलता है। क्या मिलता है? लिखवा के दिया था कि नहीं लिखवा के दिया था तुमको मैंने? थोड़ा थॉट प्रोसेस आपका डेवलप हो रहा है। मैं बस अभी आपको ये समझाना चाहता हूं कि नॉर्मली ऑडिटर से एक्सपेक्टेशंस क्या क्या है। अगर ये समझेगा तो आगे का स्टैंडर्ड्स, आगे का जो प्रोसीजर्स है वो बहुत लॉजिकल लगेगा। अदरवाइज वहां पर आप बार बार क्वेश्चन करोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं। पर एटलीस्ट आपको रिपोर्टिंग वाला पार्ट समझा तो वहां पर आप सुन पाओगे मेरा बात, एक्सेप्ट कर पाओगे। अच्छा सर ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि रिपोर्ट में ऐसा होता है, ये मेरे को मालूम है। एडवर्स में वो क्लियरली बोल रहा है, सर मेरे को लगता है सिचुएशन इतनी सिग्निफिकेंट है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। इज एडवर्स साउंडिंग एक्सट्रीम? थोड़ा बात समझ में आया? ये डिस्क्लेमर क्या होगा फिर तुम्हारे सबसे? इससे भी बुरा क्या होगा? इससे बुरा यार, तुमने बोल दिया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर ही नहीं है, एक आध एरिया नहीं, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोल दिया ट्रू एंड फेयर नहीं है। क्या बचा फिर इससे एक्सट्रीम? फ्रॉड है ऐसा? गेस करना चाहोगे डिस्क्लेमर क्या होगा? ऑडिट एविडेंसेस ही मिलेगी नहीं कि हम ओपिनियन दे सकें। अच्छा यस, कुछ डिस्क्लोजर नहीं दिया होगा सर मटेरियल, इसलिए हम डिस्क्लेमर दे रहे हैं। ओह नाइस। सही नहीं है, तुम क्या सोच रहे हो मैं वो जानना चाहता हूं बस। जब सही होगा मैं सामने से बोलूंगा ये बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। ऐसा होगा, एक आध दिन तो होगा। एनीवन, डिस्क्लेमर में क्या होगा? बहुत मजेदार है, सुनो। हाँ, auditor will give a hint of what is wrong with the finance. So basically you're trying to say if there is a fraud and all, normally we give a disclaimer that ऐसा situation हो सकता है। जैसे आता है ना कोई भी disclaimer at the start of any content what you see normally, right? ऐसा कुछ नहीं है। अरे ये वापस सोचना ठीक है तुम्हारा काम। अच्छा डोंट बी डिसहार्टेंड यार, यू ट्राई, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मेरे को ऐसा लगता है डिस्क्लेमर क्या बोलता है, एवरीवन आई वांट योर 100% अटेंशन। इधर बोलेगा मेरे को ओपिनियन ही नहीं देने गए, इधर बोलेगा मेरे को ओपिनियन ही नहीं देने गए। इधर आओ, डिस्क्लेमर एवरीवन। मजेदार सिचुएशन है। पहला लाइन देखो, वी डू नॉट एक्सप्रेस। आज तक कैसा था? इन आवर ओपिनियन टू द we do not express an opinion on financial statement. Why? Obviously there is some significant situation. मैटर किधर लिखेंगे हम डिटेल में, वो तो आपको मालूम है ना, बेसिस पैराग्राफ, वो चीज। या क्लियरली बोल रहा है वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन। और उससे भी एक्सट्रीम, उससे भी एक्सट्रीम, याद करो हमारा ओपिनियन हेडिंग में ओपनिंग पैराग्राफ आता है फिर ओपिनियन आता है। तुमको याद नहीं है, मेरे को पता है। कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में जाओ। मैं ट्रस्ट ही नहीं करता तुमको, तुम वापस जाओ कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट। आई डोंट ट्रस्ट यू गाइज, एटलीस्ट नॉट टिल नाउ। गो टू कंटेंट्स ऑफ रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट, रीड ओपिनियन हेडिंग, क्या लिखा है पढ़ो जरा वहां पे। अरे मेरे को मत बताओ, खुद के लिए पढ़ो यार। बे, 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 बे। क्या पढ़ना है? रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन हेडिंग पढ़ने का है। सुनो, नॉर्मली हम लिखते थे वी हैव ऑडिटेड, ऐसा लिखते थे ना कुछ तो। रीड द फर्स्ट लाइन,
समझ में आया क्या मेरा बात? दिस इज लाइक लिटरली एक्सट्रीम का भी एक्सट्रीम। मतलब मैं इधर क्लियरली बोल रहा है, मैंने ऑडिट भी कंप्लीट नहीं किया, वी वर एंगेज्ड टू ऑडिट, वी डू नॉट एक्सप्रेस। मैं ये नहीं बोल रहा हूं ट्रू एंड फेयर है या नहीं, मैं बोल रहा हूं मैं ओपिनियन ही नहीं दे रहा हूं। एडवर्स में एटलीस्ट बोल रहा था मैंने ऑडिट खत्म किया है, मेरा ओपिनियन एडवर्स है कि ट्रू एंड फेयर नहीं है। इधर मैं बोल रहा हूं मैं ओपिनियन ही एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूं, आई वॉज ओनली एंगेज्ड टू ऑडिट। मतलब ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ था, मुझे एज अ ऑडिटर अपॉइंट किया गया था, मुझे कुछ सिचुएशंस ऐसे फेस करने पड़े होंगे जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूं आई डोंट वांट टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। दिस इज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट सिचुएशन। मतलब डिस्क्लेमर एक्सट्रीमली रेयर होता है। क्यों सर? डिस्क्लेमर तब आता है, ढंग से सुनना, डिस्क्लेमर तब आता है जब आपको कंपनी में ऑडिट एविडेंसेस ही ना मिले। क्या ना मिले? ऑडिट। सर पर सुनो, ऑडिट एविडेंस ना मिले तो नॉर्मल प्रॉब्लम है यार, कभी भी हो सकता है ना यार। परचेस चेक करने के लिए आओगे कंपनी में, 100 सैंपल निकाले, एक दो इनवॉइस नहीं मिलेगा यार। समझ रहे हो मेरे बात? सेल्स चेक करने के लिए जाओगे, 50 सैंपल निकालोगे, एक दो नहीं मिलेगा यार, ऑडिट एविडेंस नहीं मिला। डिस्क्लेमर दे दूं क्या मैं? सुनो ढंग से मेरा बात, इस बार बात बहुत सीरियस है। सर आपको ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, पर कौन सा ऑडिट एविडेंस? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। और आपको लगता है अगर ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है, मतलब देयर कैन बी पॉसिबल मिसस्टेटमेंट, देयर कैन बी अ पॉसिबल मिसस्टेटमेंट। इस बार आपको लग रहा है ये पॉसिबल मिसस्टेटमेंट मटीरियल तो है ही है, परवेसिव भी है। मतलब इधर इतना सिग्निफिकेंट मिसस्टेटमेंट्स हो सकता है दैट इवेंचुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल होंगे ही नहीं। प्रॉब्लम क्या है मुझे भी नहीं पता कितना। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? अगर ये एक दो इनवॉइस का बात होता, एक दो डॉक्यूमेंट का बात होता तो हम यहां नहीं पहुंचते। मैं बताऊंगा अगर एक दो मिसिंग हुआ तो उससे कैसे डील करना चाहिए, हाउ डू वी डू, व्हाट डू वी डू इन दैट सिचुएशन, वी विल टॉक अबाउट इट। बट दिस इज एक्सट्रीमली रेयर व्हेन यू बिलीव आपको प्रॉमिस। अरे याद करो जोक वाला बात, आपको एक कंपनी का ऑडिट करना था, 3 ब्रांचेस, रामपुर, कोल्हापुर, सोलापुर। आपको सोलापुर में एंट्री नहीं मिला था, याद आ रहा है क्या? अगर मैं बोलता हूं कंपनी का इन्वेंट्री 100, इन्वेंट्री 100 में से 60% इन्वेंट्री सोलापुर में है। तेरे को अगर इन्वेंट्री पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, एक बात सुनना मेरा बात, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इन्वेंट्री पे कॉन्फिडेंस नहीं है, अल्टीमेटली परचेस सेल्स इसको मेरे को रिकंसाइल करना है तो इन्वेंट्री से करता हूं अल्टीमेटली में। अरे लॉजिकल पॉइंट है कि नहीं है? अगर मेरे को इन्वेंट्री पे डाउट है, मेरे को मतलब परचेस सेल्स पे भी डाउट है, और मतलब मेरे को किसी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दो भी दोगे तो भी इनकम्प्लीट ही लगेगा ना अल्टीमेटली यार। तो कैन आई से आई विल हैव अ डाउट ऑन द एंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर व्हाई इट इज नॉट एडवर्स? अरे एडवर्स में तेरे को एविडेंस मिला था, तेरे को गलतियां मिली थी, फिर तूने डिसाइड किया ये परवेसिव है। इधर तुझे गलतियां ही नहीं मिली है, तू डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि भाई मैं ओपिनियन दूं या ना दूं, इसीलिए बेस्ट क्या होगा? ओपिनियन नहीं देना। इसीलिए तुझे क्या बोलना पड़ेगा? वी डू नॉट express an opinion. So it comes when there are extreme situations, जब तुझे sufficient and appropriate audit evidence नहीं मिला है और तुझे लगता है जो possible misstatements है ना वो सर material तो होंगे ही होंगे, साथ साथ में बहुत परवेसिव होंगे, तो मैं रिस्क ही नहीं लेना चाहूंगा। मैं क्यों सोचना चाहूं कि क्या होगा? मतलब इट इज नॉट लाइक आई एम क्रिएटिंग अ स्क्रिप्ट। डू यू गेट माई पॉइंट? मेरे को नहीं काम करने का ही, मैं प्रोफेशनल आदमी है, मेरे को नई इंफॉर्मेशन मिला, I can't come to a conclusion. Say that I can't come to a conclusion. You're understanding what I'm saying, right? Please ये बॉटल चम्मच मत गिराओ यार, 705 के बीच में बॉटल चम्मच गिरा रहे हो यार। बात समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब सर डिस्क्लेमर रेयर साउंड कर रहा है क्या यार? प्रॉब्लमेटिक साउंड कर रहा है क्या थोड़ा बहुत? एटलीस्ट पक्का थोड़ा एक्सेप्टेबल लग रहा है अभी? देखो अगर तुम तुम्हारा बॉक्स भरना चाहो तो बॉक्स तो भर के हो जाएगा काम। कैसे? आओ जरा बताता हूँ। बॉक्स भरने का तरीका बताता हूँ ना फटाफट से। खत्म नहीं हुआ टेंशन मत लेना, मैं नहीं छोड़ूंगा ऐसे। पहले बॉक्स भर लो, जिसको एटलीस्ट ये चाहिए प्लीज खत्म कर दो, तो वो तो हो जाएगा एटलीस्ट। वो फिर अपने दिमाग को साइलेंट कर सकता थोड़ी देर के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। पहले बॉक्स में क्या लिखा? क्वालिफाइड। लिखा कि नहीं लिखा क्वालिफाइड? अगर मैं बोलूं आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला है, और आपको लगता है देयर आर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, एंड मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स जो है ना वो परवेसिव भी हैं। क्या है?
परवेजिव भी हैं। देखो क्वालिफाइड में मैं क्या बोल रहा था, एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर एक्सेप्ट, एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर एक्सेप्ट, पर जब सर मेरे को मालूम है ये परवेजिव है, द थिंग्स आर नॉट गुड, it is not true and fair, I know that, so I should say no, that financial statements do not give a true and fair view, yes or no? जब मैं clearly बोल रहा हूं they do not give a true and fair view, that means I'm sure financial statements are not reliable, I have obtained evidences, I have evaluated them and I have come to a conclusion. सर नहीं होता है, बट सिचुएशन बता रहा हूं, तुमने तो देखना चाहिए ना एटलीस्ट, लॉजिकल पॉइंट है। अब हम सिचुएशन नंबर 2 पे आए। सर ये सिचुएशन नंबर ए तो समझ गया था, यहां पर आपको ऑडिट एविडेंसेस मिल गए थे और आपने कंक्लूजन किया था देयर इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सिर्फ मटेरियल लगता है, परवेजिव नहीं है तो क्वालिफाइड दे दोगे, बोलोगे एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर एक्सेप्ट। सर वो मटेरियल भी लगता है, परवेजिव भी लगता है, तो क्लियरली बोल दोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ये दोनों बॉक्स वाला पार्ट खत्म हो गया। अब आइए पॉइंट नंबर बी के ऊपर। रीड पॉइंट नंबर बी एक बार, क्या लिखा आपने, रीड पॉइंट नंबर बी एक बार, क्या लिखा आपने। When auditor is unable to obtain sufficient and appropriate, सर यहां पर ना पॉसिबल मिसस्टेटमेंट के बारे में सोचना है, पॉसिबल इफेक्ट के बारे में सोचना है। इसके बारे में सोचना है, पॉसिबल मिसस्टेटमेंट या पॉसिबल इफेक्ट। तो हो सकता है हमें एविडेंस नहीं मिला, हमने इवैल्यूएट किया, अपना एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया, अपने जजमेंट को यूज किया। या तो तुम बोल सकते हो सर ये परवेजिव है, या तो तुम बोल सकते हो ये परवेजिव नहीं है। सर डिसाइड कैसे करेंगे, कोई एक आध एग्जांपल दोगे जरा आप? चलो एक आध एग्जांपल देते हैं आपको। देखो बीकॉम लेवल एग्जांपल बहुत आसान है देना, वो दे दूं पहले, थोड़ा सुनने का ट्राई करोगे पक्का। सी टफ हो सकता है, आपको सीएफएस नहीं पढ़ाया है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेरे को ये मालूम है, समझ रहे हो मेरा, इसीलिए मैं डोंट वरी, मैं इतना अकाउंटिंग में जाऊंगा ही नहीं कि तुमको परेशानी हो, पर कम से कम इतना तो बताऊं कि उसका लॉजिक समझ में आए, बेसिक एकदम पक्का से। ट्राई करोगे? चलो सिचुएशन समझना। सर वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनी एक्स वाई जेड। सर एक्स वाई जेड अज्यूम सिचुएशन इज अ पेरेंट कंपनी, ठीक है। पहले हम सिचुएशन नंबर 1 समझते हैं, फिर सिचुएशन 2 पे जाएंगे। सर पेरेंट कंपनी मतलब यहां पर उनके दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मली बनते हैं, सीएफएस एंड एसएफएस, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड दूसरा स्टैंड अलोन फाइनेंस। अग्री करते हो? हैव यू हर्ड अ वर्ड कॉल्ड एज एसोसिएट कंपनी? एसोसिएट सुना आपने, सब्सिडरी सुना आपने, वर्ड सुने एटलीस्ट। एसोसिएट में आपके पास नॉर्मली 20 से 49.9 समथिंग परसेंटेज रहता है, मतलब आपके पास में मेजोरिटी ओनरशिप नहीं है, मेजोरिटी कंट्रोल नहीं होता है। समझ रहे हो मेरा बात? एसोसिएट वर्ड सुना है कि नहीं सुना आइडियली? कहना इसे एक तरीके से, अगर एक्स वाई जेड ने लेट्स से 35% इन्वेस्ट किया है एबीसी में, 35 कुछ भी ले लो फॉर एग्जांपल, रेफरेंस के लिए 35 लिया अपन ने एबीसी में, ठीक है। मतलब अभी ये कोई सब्सिडरी सिचुएशन तो नहीं है इन जनरल, अनलेस आई टेल यू सारे डायरेक्टर इधर बैठा दिए, पूरा कंट्रोल मेरे पास में, इट कैन बी एक्सट्रीम सिचुएशन, ऐसा भी हो सकता है, जाने दीजिए। अभी के लिए नॉर्मल समझना कि एक्स वाई जेड के लिए एबीसी क्या है, एक एसोसिएट एंटिटी है, इट्स मोर लाइक अ इन्वेस्टमेंट, इट्स मोर लाइक अ इन्वेस्टमेंट। जब एक्स वाई जेड अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, जब एक्स वाई जेड अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, तो क्या उसको ये जो एबीसी में इन्वेस्टमेंट किया 35% के लिए, लेट्स से आपने 35% के लिए 35 करोड़ पे किया है, 100 करोड़ का वैल्यूएशन होगा, आपने 35 करोड़ इन्वेस्ट किया, 35% स्टेक मिला आपको, ठीक है। कहना इसे मेरे बुक्स में एज ए इन्वेस्टमेंट दिखना चाहिए आइडियली, तो नॉर्मल लोग ये सोचेंगे ना इन्वेस्टमेंट दिखना चाहिए आइडियली। प्रॉब्लम क्या है, जब ये एबीसी अपना ईयर एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, जब ये एबीसी अपना ईयर एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, उसको भी तो ईयर एंड में साल में पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद में प्रॉफिट वगैरह क्या आया पता चलेगा। लेट्स से उसने प्रॉफिट अर्न किया 100 रुपीज एग्जाम्पल, ये 100 में से इनडायरेक्टली 35 तो एक्स वाई जेड का बनता है कि नहीं बनता है? अगर 35% ओनरशिप मेरे पास में है, पर प्रॉब्लम क्या है, जब तुम इन्वेस्टमेंट अकाउंट के हिसाब से सोचोगे तो 35 मेरे पास में पता है कब आ पाएगा? ओनली इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ओनली इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। पर जरूरी थोड़ी पूरा अमाउंट डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन हो,
अरे हाँ या ना? और अगर मैं एक्स वाई जेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फेयरली प्रेजेंट करना चाहता हूं, कैसे प्रेजेंट करना चाहता हूं? फेयरली, तो मेरे को बताना पड़ेगा ना इसके अंदर कि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है 35 करोड़ रुपए का, उसके ऊपर तुमको ईयरली इनकम भी आना चाहिए। अरे भाई, ये कंपनी अलग से रन हो रही है पूरा का पूरा। अगर वो 100 रुपए अर्न कर रहा है, उसमें से 35% स्टेक मेरा है, तो मतलब ईयर एंड पे 35 रुपए मेरा प्रॉफिट शेयर बनता है कि नहीं बनता है? क्या ये भी मेरे बुक्स में आना चाहिए ना यार? और सुनो मेरा बात, अगर ये मेरे बुक्स में आ रहा है तो ये 35 कैसे आया, इसके लिए भी मेरे को एविडेंसेस लगेगा। समझा क्या मेरा बात? वापस से सुनने का ट्राई करना। मतलब तुमको अकाउंटिंग नहीं करने का है, तुमको सिचुएशन समझने का है। ये तो बहुत ही बेसिक लेवल से शुरू करना है अपन। ट्राई करो, इट्स ओके, यू डोंट हैव टू स्ट्रेस योरसेल्फ, ट्राई। कंपनी है, उसने कुछ 30-35% इन्वेस्ट किया एक कंपनी के अंदर, और वो जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया सर, उसके अंदर मेरे पास में सब्सिडी वाला रिलेशनशिप तो नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास में कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कंट्रोल नहीं है ना, 50% के बियॉन्ड मेरे पास में ओनरशिप है सर। इट्स अज्यूम करो, ट्रीट करेंगे एज एसोसिएट, मतलब एज ए इन्वेस्टमेंट है मेरा। तो मेरा इन्वेस्टमेंट 35 करोड़ का है, ये तो मेरे बुक्स में आ गया, मेरे को समझ रहा है चीज। पहली बात तो 35 करोड़ का भी फेयर वैल्यूएशन, क्योंकि हर साल एबीसी का वैल्यूएशन तो चेंज होगा, वो मैंने कंसिडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2, दूसरा चीज, अब ये मेरा एसोसिएट कंपनी जो एबीसी है, ये भी तो ईयर एंड पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाएगा यार, उसमें से कुछ परसेंटेज तो मेरा बनता है ना यार। 35% ओनरशिप है मेरे पास में, अगर वो डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट ना करे तो मेरा पैसा मेरे बुक्स में कैसे दिखेगा? टेक्निकली हो सकता है ये 35 रुपए मेरा इनकम है, पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो मेरे बुक्स में आएगा ही नहीं इनकम ही। मेरे बुक्स में क्या दिखेगा? इन्वेस्टमेंट वैल्यू 35 करोड़, जबकि एक्चुअली मेरे को 35 रुपए और आना चाहिए ना यार। और अगर ये 35 रुपए बुक्स में आ रहे हैं तो मेरे को 35 आया किधर से? ये भी तो ऑडिट एविडेंस के फॉर्म में ऑब्टेन करना पड़ेगा यार। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। मैं सिर्फ सिचुएशन बता रहा हूं आपको, करना क्या है क्या छोड़ दो, सिचुएशन समझने का ट्राई करो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसे डे टू डे बेसिस पे कितने मल्टीपल सिचुएशंस आते होंगे। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। प्लॉट ट्विस्ट लेके आऊं क्या? अब अगर ये एबीसी में बोलूं, इंडियन कंपनी नहीं है, ये है फॉरेन एसोसिएट यार, तो एबीसी का अकाउंटिंग करने का तरीका अलग रहेगा, XYZ का अकाउंटिंग करने का तरीका अलग रहेगा। एबीसी फॉलो करता है यूएस गैप, XYZ फॉलो करता है इंडियन गैप, तो उसको पहले इंडियन गैप के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे, फिर मेरा 35% का हिस्सा देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि मेरा बात? प्रॉब्लम समझ लो आइडियली, बस सिचुएशन समझ लो इतना। करना क्या छोड़ दो। सुनो, अगर मैं बोलता हूं आई एम द ऑडिटर फॉर XYZ, आई एम द ऑडिटर फॉर XYZ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, एवरीवन आई वांट योर अटेंशन। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया एक फॉरेन एसोसिएट के अंदर, इन्वेस्टमेंट किया एक फॉरेन एसोसिएट के अंदर। प्रॉब्लम क्या है, अगर ये फॉरेन एसोसिएट है तो मेरे को पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है, आपने जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो कैसे लेके आया, ये इन्वेस्टमेंट का फेयर वैल्यू कैसे आएगा, फिर ये जो एसोसिएट है उसके भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का थोड़ा एक्सेस लगेगा टू अंडरस्टैंड उस एसोसिएट से कितना इनकम आपको आने वाला है, और वो इनकम जो आप लेकर के आ रहे हो वो सही है कि नहीं है। कहना इसे मेरे को ये इंफॉर्मेशन का एक्सेस लगेगा या नहीं लगेगा। और अज्यूम करो ये साल के दौरान हुआ है, तो जिसने इन्वेस्टमेंट किया है फिलहाल उसको ही क्लैरिटी नहीं है। वो कंपनी क्या बोल रहा है, वी विल गिव यू ऑल दिस बट यू टू गिव अस सम टाइम राइट नाउ। लेट्स से, एक बात सुनो, जब मेरे को कभी इन्वेस्टमेंट करना होता है तो मैं सोचता हूं क्या 31 मार्च आ रहा, आज नहीं करता हूं, अगले साल में कल। अगर पैसा पड़ा है, धंधा इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, दिखना चाहिए, तो मेरे को आज का आज करना पड़ेगा। अकाउंटिंग में क्या करने का, ऑडिटर क्या सोचेगा देखेंगे, पहले बिजनेस फ्रेंड इंपॉर्टेंट है। डू यू एग्री विथ मी और नॉट? अब मेरे को फेब में करना था, मैंने किया, 31 मार्च को मेरे को क्लैरिटी नहीं है, ऑडिटर ने आके मेरे से पूछा, मैं क्या बोला, लमसम नंबर्स ले ले, डिटेल्ड ऑडिट एविडेंसेस चाहिए तेरे को, अभी नहीं दे सकता हूं, अगला साल वापस आएगा तू ऑडिट करने के लिए, तेरे को और डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगा, आई विल बी एबल टू प्रोक्योर इट। सामने वाला एंटिटी दूसरे कंट्री का है, मेरे पास में अभी इतना कंफर्ट नहीं है, बट आई विल गिव इट टू यू इन द नेक्स्ट ईयर कंफर्म। तेरे को लिख के चाहिए, मैं लिख के देता हूं। ऑडिटर क्या बोलेगा, लिख के तो ले लूंगा, दैट्स ओके। ऑडिटर को लिखवा के तो लेना ही पड़ेगा आइडियली, बट कहना इसे ऑडिटर के लिए सिचुएशन आ गया व्हेन ही इज अनएबल टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। और सर ऑलमोस्ट एक 35 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पे मेरे को क्या नहीं मिल रहा है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा है यार। लेट्स से अज्यूम 35 करोड़ इज मटीरियल,
अज्यूम दैट इट इज मटीरियल। बट अगर मैं बोलूं कंपनी का बैलेंस शीट है 1200 करोड़ का, कंपनी का बैलेंस शीट है 1200 करोड़ का, ढंग से इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग नहीं करना गलती है, ढंग से इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंटिंग नहीं करना क्या है, गलती है, इट इज अ मिसस्टेटमेंट। मेरे को एविडेंस नहीं मिला तो आई विल यूज द वर्ड इट इज अ पॉसिबल मिसस्टेटमेंट, इट इज अ पॉसिबल मिसस्टेटमेंट। बट सर लुकिंग एट द बैलेंस शीट नंबर दिस लुक्स लाइक मटीरियल बट नॉट परवेसिव। हाउ आर यू सेइंग इट इज नॉट परवेसिव? क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन है, एक ही एंटिटी है, कन्फाइंड टू वन एरिया। अरे हाँ या ना सर, इज इट रिप्रेजेंटिंग अ सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? अरे समझा क्या मेरा बात? मतलब डिसीजन मेकिंग इज डिपेंडेंट ऑन दैट डेफिनेशन, whether to call it pervasive or not, I have to always go to that definition. तो I will still call this, there is a possible misstatement, गलती तो हो ही सकती है ना। फेयर वैल्यू 35 करोड़ नहीं होगा, इनकम का अमाउंट किधर से लेके आओगे मेरे को नहीं मालूम, कितना लेके आओगे मेरे को नहीं मालूम, मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो लग रहा है मेरे को, तो कैन आई से आई एम अनेबल टू ऑब्टेन, ढंग से सुनना, sufficient and appropriate audit evidences. That is why I think there are chances of possible material misstatements which will have a possible effect on financial statements, which will be material, but not pervasive, मतलब सर मेरे को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, कैन आई से आप पॉइंट नंबर बी के बारे में बात कर रहे हो? सर आपको लगता है पॉसिबली मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, उसका पॉसिबल इफेक्ट भी आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, आप बोल रहे हो अमाउंट भी मटेरियल होगा, बट सर आप परवेजिव नहीं है ऐसा बोल रहे हो। ये किस पे डिपेंडेंट है? आपके जजमेंट पे, और आपने जजमेंट सोच समझ के लगाया होगा। सर आपने अमाउंट्स को देखा है, कंपनी के ओवरऑल अमाउंट्स को देखा है, आपको लगता है हाँ सर ये मटीरियल है, बट इतना भी नहीं है कि मैं बोल दूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल नहीं है। अरे हाँ या ना? इस केस में कौन सा ओपिनियन दोगे? इस केस में कौन सा वाला ओपिनियन दोगे? क्वालिफाइड ओपिनियन। सर पर इस बार लैंग्वेज थोड़ा अलग होगा, इस बार लैंग्वेज थोड़ा अलग होगा। कैसा? इधर आओ जरा। ऑल द बेस्ट यार, समझा होगा, इतना मुश्किल भी नहीं लगा होगा यार, मैं समझ रहा हूं, मतलब बहुत ही बेसिक लेवल से समझा है यार। क्वालिफाइड आया फिर से, पेज नंबर 1D.39, 1D.39, 38 का अगला पेज 39, क्वालिफाइड ओपिनियन। ए चपरे आगे जाओ, क्वालिफाइड ओपिनियन इधर देखो, कुछ तो दिख रहा है। इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट्स। इस बार देखो वर्ड में चेंज आया है, इस बार आप क्या बोल रहे हो? एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट। पाई में बोल रहे थे एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट, क्योंकि वो इफेक्ट विजिबल था। इधर बोल रहे हो ये इफेक्ट आएगा, समझा क्या? एवरीथिंग एल्स इज ट्रू एंड फेयर, सब सेम है, बस कुछ कुछ वर्ड्स है ये, और ये वर्ड्स पे वो तुम्हारे साथ एमसीक्यू में खेल जाएगा या करेक्ट इनकरेक्ट में। दैट इज वेयर यू हैव टू बी एक्सट्रीमली फोकस्ड। छोटी छोटी चीजें, सिर्फ टाइम स्पेंड करने का जरूरत है यार, कुछ अलग नहीं है। अगर टाइम स्पेंड किया एक ही बार में समझ में आएगा, अगली बार रीड करने के लिए जाओगे यू विल नो व्हाट यू आर रीडिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? पक्का? इधर देखो, दिख रहा है क्या? बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, इनका ही एग्जांपल मैंने आपको सिंप्लीफाइड तरीके से बताया। ग्रुप का इन्वेस्टमेंट है इन अ कंपनी, इट्स अ फॉरेन एसोसिएट। दिख रहा है क्या? आइडियली यहां पे एक लाइन मिलेगा, देखो, वी वर डिनाइड द एक्सेस टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट एंड ऑडिटर ऑफ XYZ। यहाँ पे XYZ एसोसिएट है, आप पेरेंट कंपनी के ऑडिटर हो, एसोसिएट कंपनी का नाम XYZ है, आपको उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, उनके मैनेजमेंट का, ऑडिटर का एक्सेस नहीं दिया गया। सर नॉर्मली ऐसा नहीं होगा, वो एक्सेस देगा आपको, पर प्रॉब्लम क्या होगा? इट विल बी अ सिचुएशन वेयर आपको वो डिजायर्ड एविडेंसेस नहीं मिल पाएंगे, बिकॉज रिमेंबर इट कैन बी टू डिफरेंट कंट्रीज, टू डिफरेंट कल्चर, एंड इट कैन बी टाइम प्रॉब्लम। दैट इन दैट टाइम पीरियड आपको एज अ ऑडिटर कंक्लूड करने के लिए जितना डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, अरे उसने कभी इंडियन गैप के हिसाब से फाइनेंशियल्स बनाए नहीं होंगे यार आज तक, वो क्या बोलेगा? ठीक है भाई करके देंगे, एक साल तो दो,
कुछ टाइम तो दो मेरे को। तू क्या बोल रहा है, मेरा ऑडिट रिपोर्ट का डेट आ गया। अरे समझा क्या मेरा बात? तो थोड़ा पर्सपेक्टिव समझो। आइडियली इट कैन बी अ प्रैक्टिकल सिचुएशन ऑल्सो। और जब तुम मैनेजमेंट को बोलोगे ना मेरे को क्वालिफाइड देना पड़ेगा इस केस में, वो क्या बोलेगा? ओके, क्योंकि फॉर देम क्वालिफाइड इज नॉट अ प्रॉब्लम, रिमेंबर दैट। बिकॉज इन क्वालिफाइड व्हाट आर वी सेइंग, एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर एक्सेप्ट, एंड देयर आर एक्सेप्शंस ऑलवेज, वी नो दैट रियली वेल। थोड़ा बात समझा क्या? पक्का? कंफर्म? सेम सिचुएशन को अगर आप थोड़ा सा बदल दो, सेम सिचुएशन को थोड़ा सा बदल दो, इधर आओ। सेम एक्स वाई जेड, इस बार 35% स्टेक नहीं है, 95% स्टेक है। समझ रहे हो मेरा बात? इस बार अमाउंट 35 करोड़ नहीं है, बड़ा अमाउंट बढ़ा दो। चलो फॉर एग्जांपल 950 करोड़ डाला आपने, समझ 1000 करोड़ का कंपनी है, बड़ा सोचो यार। एक्सट्रीम केस है, बहुत जा सकते हो तुम यार, बी पॉजिटिव अबाउट इट। इस बार तो सीएफएस के अंदर इसका नंबर ही मर्ज होना चाहिए मेरे साथ में। और ये तो क्लियर सब्सिडरी है मेरा यार, इसका तो नंबर ही मर्ज होना चाहिए मेरे पास में। अरे हाँ या ना? इसका नंबर्स मतलब मेरे पास में पूरा पीएनएल बैलेंस शीट के मेजर मेजर नंबर ऐड करने पड़ेंगे आपको पूरा का पूरा। अगर मैं बोलता हूं वो सारा इंफॉर्मेशन तुमको अभी नहीं दिया, अभी नहीं मिल सकता है सर, वो बोलता है, वो क्या बोलता है, तुम क्या बोलने का, वो क्या बोल रहा है, ये अभी नहीं मिल सकता सर, प्रॉब्लम है, तुम क्या बोलने का, प्रॉब्लम फिर पूरी कंपनी में अभी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। अनलेस इस बार तुम्हारा बैलेंस शीट वैल्यू अभी भी 90 टाइम्स है इसका। देखो पहले 1000 था, 35 मटीरियल नॉट परवेसिव, समझ रहे हो? अब मैं बोल रहा हूं 950, बट ये 1000 नहीं है। अगर ये 1000 ही है तो कंफर्म लग गई। समझ रहे हो ना मेरा बात? तब तुम ये सोचना भी पाप है। समझो मेरा बात, सोचो ना, तुम्हारा वैल्यू 1000, तुमने किसी को 950 करोड़ में खरीदने के लिए बोला है। पहले बात तो पैसा किधर से लाओगे? समझा क्या मेरा बात? लॉट ऑफ क्वेश्चंस विल कम। लेट्स से तुमने मैनेज किया फॉर एग्जांपल, स्टिल इट लुक्स लाइक एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट नंबर फॉर यू। सर एक ही तो, अरे एक से कोई फर्क नहीं पड़ता इधर, ये तुम्हारा पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करेगा। अब आप 1000 से 2000 जब होंगे ना, इसकी वजह से रहने वाले हो आइडियली, मतलब 50% के बियॉन्ड नंबर बन जाएगा आइडियली ये। तो मतलब मेरे को इधर कॉन्फिडेंस लगेगा, बिना इस नंबर पे कॉन्फिडेंस आए आई कैन नॉट कम टू अ कंक्लूजन। इज इट साउंडिंग परवे? इट्स अ सिचुएशन यार, आपको अपने जजमेंट का इस्तेमाल करना है कि कब भाई मैं इसको परवेजिव बोलूं और कब परवेजिव नहीं बोलूं। सर सिचुएशन भली सिमिलर नेचर का हो सकता है, बट द जजमेंट शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, अमाउंट इन्वॉल्व्ड, कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। दैट इज व्हेन यू मेक अ फाइनल कॉल। सर पहले केस में ये एसोसिएट था, एक इन्वेस्टमेंट जैसा था, अब ये इन्वेस्टमेंट जैसा नहीं है। सर अभी ना आपने एक ऐसे एंटिटी को खरीदा है या बेसिकली ऐसा मर्जर किया है, फॉर एग्जाम्पल वोडाफोन आइडिया। अब आगे यहां से आपका बिजनेस ऑपरेशन ही कनेक्टेड है। वोडाफोन कैन नॉट से आई कैन नॉट गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट आइडिया एंड आइडिया, दोनों के लिए ऑडिटर ही नया आना चाहिए। समझ रहे हो मेरा बात? दोनों एंटिटीज ने डिसकंटिन्यू कर लेना चाहिए। अगर फॉर द टाइम पीरियड वो अलग अलग रन कर रहे हैं, डू यू गेट माय पॉइंट, तो उस साल उनको दोनों को अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक दूसरे को एक्सेस देना पड़ेगा। फिर जब मर्जिंग होकर सिंगल एंटिटी बन जाएगा तो एक सिंगल ही ऑडिट होगा फिर तो यार। थोड़ा बात समझ रहा है क्या? एक्सट्रीम केसेस है, हो सकते हैं, अभी के लिए थोड़ा बात समझा, कब क्वालिफाइड आता है, कब एडवर्स आता है और कब डिस्क्लेमर आता है। नोटबुक में जाइए, टेबल को कंप्लीट करने का प्रयत्न कीजिए। टेबल में आइए। पॉइंट नंबर बी, व्हेन यू आर अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। अगर सिचुएशन मटीरियल है बट परवेसिव नहीं है तो लिख दीजिए नीचे क्वालिफाइड देंगे सर अभी भी। अरे अगर सिचुएशन मटीरियल है बट क्या नहीं है, परवेसिव नहीं है, पॉइंट नंबर बी के बाजू में, तो क्या लिख देंगे आप? क्वालिफाइड ओपिनियन, ब्रैकेट्स में लिखो, क्वालिफाइड ओपिनियन के ब्रैकेट्स में लिखो एक वर्ड, पॉसिबल इफेक्ट रहेगा यहां पे।
यहां पे इफेक्ट नहीं आएगा, यहां पे क्या वर्ड आएगा? पॉसिबल इफेक्ट, क्योंकि यहां पे आपको एविडेंस नहीं मिला है, तो वर्ड शुड बी पॉसिबल इफेक्ट। क्वालिफाइड के नीचे क्या लिखोगे? पॉसिबल इफेक्ट। समझा क्या? और सर सबसे एक्सट्रीम सिचुएशन, इतना ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है कि आपको लग रहा है सर सब कुछ परवेजिव है, यहां पर ओपिनियन देना ही गलत होगा, तो लास्ट बॉक्स में लिख दीजिए डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। लिख दीजिए डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। लास्ट बॉक्स में लिख दीजिए डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के ब्रैकेट्स में लिखिए, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के ब्रैकेट्स में लिखिए when there is a restriction, when there is a restriction on the scope of audit, when there is a restriction on the scope of audit, when there is a restriction on the scope of audit। क्या है इस वर्ड का मतलब? आगे जस्ट 1-2 दिन बाद में एक नया स्टैंडर्ड जब शुरू करेंगे हम 200 सीरीज में, आपको ये वर्ड और समझ में आएगा। प्लीज मेरा बात सुनिए 1 मिनट के लिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एट ए इंटरमीडिएट लेवल, मॉडिफिकेशन कब आता है? 3 मॉडिफिकेशन क्या है? और टेबल। बहुत हो गया परवेजिव का डेफिनेशन, समझ लो मेरा बात। ये मैं आपको जो मेहनत कर रहा हूं ना प्योरली, इसका ऑब्जेक्टिव अलग है। इसका ऑब्जेक्टिव है थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का। एंड मैं आपको डे वन में बोला था इट इज गोइंग टू बी टफ, बिकॉज ये तो सिर्फ हमने कुछ 3-4 सिचुएशन डिस्कस की है। मैं आपको ऐसी एक एक्सट्रीम सिचुएशन बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद में, तुम बोलोगे सब नहीं 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 नहीं, वो भी बुक में लिखा हुआ है। हाँ। पहले बोल रहा हूं ऑडिट के केस में 90% चीजें जो स्टैंडर्ड्स में लिखी है वैसी ही होती है। 10% यू हैव टू गिव इट टू द सर्कमस्टेंसेस। There can be a different way of applying a procedure. 90% situation is as it is, which is given in the auditing standards. It does not change. And remember, in the audit report, you write clearly, हमने audit as per auditing standards किया है। अरे तो आना जरूरी है, उसके बिना मैं बता रहा हूं जो तुम लिख रहे हो गलत है। Remember that. इधर ऐसा कुछ नहीं है, रियल लाइफ ऐसा अलग होता है, नहीं होता है। 10% सिचुएशंस के हिसाब से बदल जाएगा, 90% ऑडिट में ऐसा ही होता है। इतना डिटेल में लिखा हुआ है, बस पढ़ना पड़ेगा तो पता चलेगा लिखा हुआ है। समझा क्या? पक्का? सर एक चारों में से एटलीस्ट फर्स्ट और सेकंड तो एक्सेप्टेबल थे। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? इफ इट्स अ बिग कंपनी दिस विल मैटर अ लॉट, रिमेंबर दैट, एंड स्टॉक विल ऑब्वियसली शो इट्स ट्रू कलर्स। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये आसान चीज नहीं है। छोटा इन्वेस्टमेंट है, बात अलग है। क्वालिफाइड है, इट्स ओके, मैनेजमेंट को मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है। एडवर्स डिस्क्लेमर मैनेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है, उसे मालूम है उससे उनको इंपैक्ट आएगा, उनके ऊपर मार्केट में डाउट क्रिएट होगा, क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन होगा, दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। सो ये होता ही नहीं है नॉर्मली। पर कब हो सकता है सर? ये बताऊंगा एक सिचुएशन थोड़ी देर रिजर्व करते हैं, कॉन्स्टेंटली अगर ऐसा बताते जाऊंगा नहीं नहीं मेरे को मालूम है, डोंट ट्राई टू बी ओस्मेट, थोड़ी देर रुक जाओ, बताऊंगा। अभी के लिए बॉक्स क्लियर है? पक्का? अब सुनो, एग्जाम में आपके लिए क्या क्वेश्चन आएगा? डेफिनेशन ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन, व्हाट इज एडवर्स ओपिनियन, व्हाट इज डिस्क्लेमर। आप एक काम कीजिए, आपको मैं डेफिनेशन दिखाता हूं, आप देखिए डेफिनेशन और आप मुझे बताइए तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए। इसका लिख के दिया मैंने, सब टेंशन मत लो। पेज नंबर 1D.29, मीनिंग ऑफ क्वालिफाइड, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर, और क्लियरली मैंने भी डिस्क्लेमर दिया एज पर आईसीआई मॉड्यूल। क्या लिख के दिया है? एज पर आईसीआई मॉड्यूल। इन योर मॉड्यूल्स इट्स ऑन पेज नंबर 1D.29। काम कीजिए, खुद से पढ़ो क्वालिफाइड जरा एक बार। चलो क्वालिफाइड नहीं, शुरुआत एडवर्स से करते। चलो एडवर्स से, छोटा डेफिनेशन ना, तुमको अच्छा लगता है, पढ़ो जरा एक बार। मेरे को लगता है बहुत डिफिकल्ट, तुमको ऑप्शन ही छोड़ना पड़ेगा सब। बात करने का नहीं, एक बार देखो एडवर्स का डेफिनेशन।
बहुत ही डिफिकल्ट है ना। अतुल, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल नाउ? मैंने एडवर्स ओपिनियन पढ़ने के लिए दिया है, पेज नंबर 1D.29। बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है ना। इंटरनेट गया था, आ गया आ गया आ गया, छोड़ छोड़ दो, आ गया। बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है ना। सच्ची बोलो, अगर वो टेबल मालूम है, सिर्फ एक चीज नया वर्ड है, ढंग से सुनना। ऑडिटर ने एडवर्स कब देना चाहिए? तुम एक काम करो, तुम्हारे टेबल में जाओ, नोटबुक्स गो टू योर टेबल, नोटबुक्स गो टू योर टेबल। एडवर्स एक ही सिचुएशन में आता है, अरे एक ही सिचुएशन में आता है, जब आपको लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड, और आपके हिसाब से वो मटेरियल भी और क्या है। अब सुनो मेरा बात, जब गलतियां बोलते हैं हम, तो गलतियां इंडिविजुअली भी मटेरियल हो सकती है, या मैंने क्या बोला था, बहुत सारी गलतियां मिलके इन एग्रीगेट मटेरियल बन सकती है। बस ये सेंटेंस ऐड करने का है। देखो क्या बोलता है, द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस एन एडवर्स ओपिनियन जब उसको लगता है, आफ्टर ऑब्टेनिंग व्हाट सर, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, वो कंक्लूड कर रहा है कि जो मिसस्टेटमेंट्स है ना, वो या तो इंडिविजुअली या इन एग्रीगेट आर बोथ मटीरियल एंड, क्या है डेफिनेशन में, सिंपल है, कंक्लूजन आने के लिए एविडेंस ऑब्टेन करने का है। इधर तुमको एविडेंस मिला है, इसीलिए तुमने बोला कि गलतियां हैं, तुमने बोला गलतियां मटेरियल भी है, तुमने बोला परवेजिव भी है, कौन सा ओपिनियन देने का, एडवर्स, बात खत्म। कुछ याद करने का जरूरत नहीं है, बॉक्स समझ गया। नेचर ऑफ मैटर अगर ऑलरेडी मालूम है, परवेजिव वर्ड ऑलरेडी मालूम है, सिर्फ एक वर्ड दिमाग में रखना, गलतियां इंडिविजुअली भी मटेरियल हो सकती है या इन एग्रीगेट भी। ये मटेरियलिटी पढ़ाते वक्त और डिटेल में समझा दूंगा, पॉइंट समझो। ऐसे डेफिनेशंस को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पे एफर्ट डाल दो, इसको पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा एक बार, मैं मानता हूं, पर आपको आराम से केक वॉक लगेगा। डू यू अंडरस्टैंड एडवर्स? ऑनेस्टली बताओ, ऐसा स्ट्रेसफुल तो लग नहीं रहा ना, ये बिल्कुल टाइम पास लग रहा है अभी। अग्री करते हो या नहीं करते हो? एक बात सोचो, ऐसा ही अगर मैं दिमाग लगाऊं, क्वालिफाइड दो केस में आ सकता है एवरीवन। अरे क्वालिफाइड आने के दो सिचुएशन देना यार। पहले में क्या था, आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला है, आपको गलती मिली है, इट इज मटीरियल, चाहे वो इंडिविजुअल हो या इन एग्रीगेट है। बट सर ये सिर्फ मटीरियल है, बट क्या नहीं है, परवेसिव नहीं, क्वालिफाइड आएगा। दूसरे वाले में क्वालिफाइड कब था, जब आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिला है, पर आपको लगता है पॉसिबल इफेक्ट जो है वो क्या होगा, मटीरियल होगा, चाहे इंडिविजुअली या इन एग्रीगेट, बट सर क्या नहीं होगा, परवेसिव नहीं होगा, खत्म बात, क्वालिफाइड। वही लिखा है दोनों पॉइंट, वर्ड बाय वर्ड, कुछ दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, अगर समझ में आ गया तो कुछ नहीं याद करने का। इधर एक बार समझा, ढंग से दो बार पढ़ा, हो गया, चेक कर लो एक बार। नॉट परवेसिव, इधर मेरे को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिला, तो वर्ड क्या आएगा, पॉसिबल इफेक्ट। अरे हाँ या ना, तो क्या बोलूंगा मैं, इट कुड बी मटीरियल बट नॉट। अरे यार मेरे हिसाब से लिख सकते हो, नोटबुक निकालिए, गिवन एक्स हेडिंग, यू आर अंडर 705। हमने पॉइंट नंबर 1 में लिखा था व्हेन डू वी हैव मॉडिफाइड ओपिनियन, नंबर 2 में लिखा था टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन, थर्ड में लिखा था विच मॉडिफिकेशन अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस। अब लिखिए पॉइंट नंबर 4। अरे काम करो, तुमको मैंने टेबल के नीचे 2 लाइन छोड़ने के लिए बोला था ना, बोला था कि नहीं बोला था तुमको मैंने? अगर जगह है तो वहां लिखो, ये नहीं कुछ बोल रहा हूं वो, वहां लिखो, नहीं जगह है, अगर इफ देयर इज नो स्पेस, वो जो नोट नंबर 1 परवेजिव का मीनिंग लिखा ना, उसके बाद नोट नंबर 2 बना देना।
अगर स्पेस है तो उधर लिख दो, नहीं है तो नोट नंबर 1 के नीचे लिख देना। बिफोर मॉडिफाइंग हिज ओपिनियन, लिखो जो बोलता हूं। बिफोर मॉडिफाइंग हिज ओपिनियन, बिफोर मॉडिफाइंग हिज ओपिनियन, ऑडिटर शुड, before modifying his opinion, auditor should communicate, auditor should communicate these matters, auditor should communicate these matters to, these matters to TCWG, to TCWG and management. Communicate these matters to TCWG and management. ब्रैकेट्स में लिखो, ब्रैकेट्स में लिखो TCWG and management as per SA 260, as per SA 260, ब्रैकेट्स क्लोज। क्या लिखा आपने? बिफोर मॉडिफाइंग हिज ओपिनियन, ऑडिटर शुड कम्युनिकेट दीज मैटर्स टू TCWG एंड मैनेजमेंट। ब्रैकेट्स के अंदर कुछ लिखा, एंड, कंटिन्यू करो, ब्रैकेट्स क्लोज हो गया, एंड जिधर जगह लिखो, लेट मी कंप्लीट द सेंटेंस। अरे यार, बिफोर मॉडिफाइंग हिज ओपिनियन, ऑडिटर शुड कम्युनिकेट these matters to TCWG and management and give them an opportunity, बस, and give them an opportunity to make adjustments, give them an opportunity to make adjustments or changes, give them an opportunity to make adjustments or changes. क्या आपने जो लिखा है वो आपको समझा? क्या कुछ भी बोलते हो, क्या समझ में आया तुमको? पहले पढ़ो एक बार, क्या लिखा तुमने? सर मतलब क्या है इसका? पहली बात, SA 260 जिसका आपने रेफरेंस दिया है वो आपके सिलेबस में नहीं है। मतलब सर हमको सुनने की जरूरत ही नहीं है। ओके, आप अपने ऑडिट रिपोर्ट में मॉडिफाइड ओपिनियन देने से पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखिए कि आपने ये मैटर्स कम्युनिकेट करने हैं कंपनी के मैनेजमेंट को एंड TCWG को। अभी के लिए TCWG इज दोज, देखो मत, सुन लो, दोज चार्ज्ड विथ गवर्नेंस। इसका मतलब है इट इज नथिंग बट फॉर यू गाइस इट इज ऑडिट कमिटी, इट इज ऑडिट कमिटी, कि आप मैनेजमेंट एंड ऑडिट कमिटी दोनों को ये मैटर्स कम्युनिकेट करेंगे एंड उनको एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि सर वो जो गलती आपको लग रही है उनको एडजस्ट किया जाए, चेंजेस किया जाए, बदलाव लेके आया जाए। अगर वो मान जाते हैं तो मॉडिफाइड ओपिनियन देने का कोई जरूरत नहीं है। कौन सा ओपिनियन दोगे फिर? क्लीन। अगर वो नहीं मानते हैं तो क्या दोगे? मॉडिफाई। बात समझा क्या? सर एक प्रॉब्लम है यार, इतना मेहनत किया, गलती ढूंढा मैंने, उनको मैंने बताया, उन्होंने ठीक कर दिया, तो मेरे मेंबर्स को पता कैसे चलेगा मैंने गलती ढूंढी थी? समझा क्या मेरा बात? हाउ विल आई प्रूव माई सुप्रीमेसी? नो, कि मैंने गलती ढूंढा था, मैंने ठीक करवाया, मैंने करेक्ट करवाया, राइट? आए समझा ना मेरा बात? हाउ विल आई प्रूव दिस? कोई जरूरत नहीं इधर, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। डू यू गेट माई पॉइंट? तुम्हारे पास कुछ तो होता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, उधर लिख लेना चुपचाप। इधर लिख लेने का अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, बात खत्म।
पूरा है सर ये तो। तुम्हारा का ऑडिटर इज अ वॉच डॉग, नॉट अ ब्लड हाउंड। ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड, ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है। मतलब तुम केयर टेकर जैसा है यार, समझा क्या मेरा बात? तुमको ये नहीं बताने का इधर ये गलत है, इधर वो गलत है, इधर सब खराब है। तुम ऐसा करने के लिए अगर गया तो दुनिया बेचारी पेसिमिज्म में डूब जाएगी। समझ रहे हो मेरा बात? प्लीज समझो मेरा बात। आपको प्रोफेशनल तरीके से उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो बदलाव करेंगे और करेंगे भी मेजोरिटी केसेस में। इसीलिए आपको मेजोरिटी केसेस में कौन सा ओपिनियन नॉर्मली देखने को मिलता है? क्लीन ओपिनियन, क्योंकि वो गलतियां क्या हो जाती है, करेक्ट हो जाती है। इज दिस क्लियर टू यू? आपने जो लिखा आपको समझ में आया? अब बढ़िए आगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 705.123 हो गया है। पॉइंट नंबर 4 लिखिए, मीनिंग ऑफ। डरिए मत, टीसीडब्ल्यूजी क्या होता है पढ़ाने वाला हूं आगे जाकर के। अभी लिखिए पॉइंट नंबर 4, मीनिंग ऑफ क्वालिफाइड एडवर्स एंड डिस्क्लेमर। मीनिंग ऑफ क्वालिफाइड एडवर्स एंड डिस्क्लेमर। मीनिंग ऑफ क्वालिफाइड एडवर्स एंड डिस्क्लेमर। इसमें से क्वालिफाइड एडवर्स होमवर्क है तुम्हारा ऑब्वियसली यार, मतलब इतना मेहनत करने के बाद ऐसा देख भी रहो। डिस्क्लेमर मैं पढ़ाऊंगा, क्वालिफाइड एडवर्स क्या है तुम्हारा होमवर्क। तो एक काम करो, पहले डिस्क्लेमर लिखेंगे, फिर जगह छोड़ेंगे क्वालिफाइड, वरना फिर रोके कितना जगह छोड़ा जाएगा, नहीं ऐसा है वैसा है। समझ लो मेरा बात? पहले डिस्क्लेमर डिस्कस करके खत्म करेंगे, क्वालिफाइड एडवर्स घर जाके पढ़ने का आराम से और शांति से लिखने का। कैन वी गो टू डिस्क्लेमर का डेफिनेशन एक बार के लिए? एवरीवन आई वांट योर अटेंशन। इधर कुछ तो एक नया चीज आने वाला है। पहले वाला पार्ट बहुत आसान रहेगा, नीचे वाला पार्ट डेंजरस है। इज्जत से सुनने का बता रहा हूं, क्वेश्चन आज तक कभी नहीं आया है, एक न एक दिन तो आएगा पक्का। सर, the auditor shall disclaim an opinion when he is unable to obtain sufficient and appropriate audit evidences। हाँ सर, ये बात मालूम है, जब ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिलता है और ऑडिटर को लगता है कि जो पॉसिबल इफेक्ट है ना मिसस्टेटमेंट्स का, वो मटीरियल भी होगा एंड परवेजिव भी होगा, तो उसने क्या देना चाहिए? डिस्क्लेमर। तो सर, व्हेन ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, तो सर ऑडिटर अगर कंक्लूड करता है क्या सर कि जो पॉसिबल इफेक्ट्स है ना of undetected misstatement, why are you using the word undetected? Because you could not detect them। क्यों सर? क्योंकि आपको क्या नहीं मिला था? एविडेंसेस। इसीलिए उसका क्या कंसीडर करोगे? पॉसिबल इफेक्ट। वो लग रहा है इट कुड बी बोथ मटीरियल एंड। सर ये तो टेबल में जो था वही है कि भाई डिस्क्लेमर एक ही केस में आएगा जब ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है, और पॉसिबल इफेक्ट जो है वो क्या होगा? मटीरियल भी होगा एंड परवेज। ये लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं है। डू यू अग्री विथ मी और नॉट? अंडर डिस्क्लेमर राइट डाउन पॉइंट नंबर 1, फटाफट से लिखवाता हूं, टाइम पास चीज है। The auditor shall, the auditor shall disclaim an opinion. The auditor shall disclaim an opinion when, auditor shall disclaim an opinion when he is unable to obtain, when he is unable to obtain sufficient and, when he is unable to obtain sufficient and appropriate audit evidences, when he is unable to obtain sufficient and appropriate audit evidences to base his opinion, to base his opinion, to base his opinion, and he concludes, and he concludes that the possible effects, he concludes that the possible effects of undetected, possible effects, he concludes that the possible effects of
अनडिटेक्टेड misstatements, undetected misstatements could be both material, and pervasive, could be both material and pervasive. मतलब ढंग से सुनना, यहां पर आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है जिसके बेसिस पे आप ओपिनियन फॉर्म करते हो एंड आप कंक्लूड कर रहे हो कि सर जो आपको एविडेंसेस नहीं मिले हैं ना उसकी वजह से आपको लगता है कि जो पॉसिबल इफेक्ट है इन अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स का जो शायद आपको मिल जाते अगर आपको क्या मिलता, ऑडिट एविडेंसेस मिलता, वो हमें लगता है मटीरियल भी होगा एंड परवेसिव. सर ये किस पे डिपेंडेंट है? ऑडिटर के जजमेंट पे एंड ऑडिटर के अंडरस्टैंडिंग पे. उससे परवेसिव कितना समझता है, उसका जजमेंट कैसा है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, उसके बेसिस पे वो कंक्लूड करेगा कि भाई ये परवेसिव भी है या नहीं है. अगर उसको लगता है सर ये मटेरियल भी होगा एंड परवेसिव भी हो सकता है तो हम क्या बोलेंगे सर, उसने क्या देना चाहिए? डिस्क्लेमर. पॉइंट नंबर 1 लॉजिकल है क्या? इंटरमीडिएट लेवल पे इतना काफी है इफ यू आस्क मी. दैट्स इट. पॉइंट नंबर बी, लिखो मत, पहले सुनो, समझने का प्रयत्न करो और लगे एक्सेप्टेबल है तो लिखना, वरना छोड़ देना. समझ रहे हो मेरा बात? पॉइंट नंबर बी इतना ब्रिलियंट है और एक्चुअली में रियल लाइफ में एप्लीकेशन पॉइंट नंबर बी का ही है 100%. मतलब मैं आपको बोलता हूं ये जो ए है ना ये बहुत कम होगा और बी जो है वो ही हो सकता है. एवरीवन आई वांट योर 100% अटेंशन. ढंग से सुनना. हो सकता है सर मैं एक ऐसे कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं जहां मुझे कंपनी का मैनेजमेंट, एवरीवन प्लीज सुनना मेरा बात, पीछे टाइम पास नहीं, मैं एक कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं जहां कंपनी का मैनेजमेंट जो जो इंफॉर्मेशन मैं मांग रहा हूं सब प्रोवाइड कर रहा है. दे आर प्रोवाइडिंग मी रिक्वायर्ड ऑडिट एविडेंसेस. बट द प्रॉब्लम इज इस कंपनी का जो करंट सिचुएशन है वो इतना डेंजरस है, इतनी अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व है कि चाहे मैनेजमेंट या कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय कितना भी एविडेंस दे दे, मैं ये कंक्लूजन पे आ ही नहीं पा रहा हूं कि भाई ओपिनियन क्या दूं. जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन ऑफ, वापस से बोलता हूं, जेट एयरवेज, DHFL, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, NBFC है. हाँ मतलब प्रॉब्लम क्या है, मेरे बैलेंस शीट में इतना बहुत सारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज में नंबर दिख रहा है, कंपनी का मैनेजमेंट जो था वो तो छोड़ के जा चुका है, जो दूसरा उसके जगह बैठा है उसको खुद क्लैरिटी नहीं है कितना पैसा आएगा कितना नहीं आएगा. वो अपने साइड से बेस्ट ट्राई कर रहा है कि भाई तेरे को मैं जो जो इंफॉर्मेशन मेरे पास में सब दे दूं. गलती मैनेजमेंट की नहीं है, वो आपको, और रियल लाइफ में ऐसा ही होगा बेटा. व्हेन समवन इज हायरिंग यू, व्हाई वुड मैनेजमेंट रिफ्यूज टू गिव यू ऑडिट एविडेंसेस? क्यों मना करेगा यार? ये अनप्रोफेशनल चीज है यार, कोई अनप्रोफेशनल नहीं होता इतना. मैनेजमेंट हमेशा आपको ट्राई करेगा. हाँ हो सकता है गलत दे दे, उसको फ्रॉड करने का, मैनिपुलेशन करने का, गलत इंफॉर्मेशन दे दे, मानता हूं मैं. मना करेगा ये नहीं मानता हूं मैं, ऐसा होगा ही नहीं. यस मेरे को जो एविडेंस मिला होगा वो रिलायबल नहीं होगा, या जो एविडेंस मिला होगा मेरे को वो सफिशिएंट ही नहीं लग रहा है. मतलब मैनेजमेंट अपने साइड से बेस्ट पॉसिबल काम कर रहा है. अरे जस्ट इमेजिन नो यार, एक कंपनी अपना पूरा इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी का प्रोसेस फॉलो कर रहा है, उसे खुद नहीं मालूम है उसका एक्चुअली एसेट में से बेच करके कितना पैसा आएगा, वो कितना लायबिलिटीज को पे कर पाएगा, कितना नहीं पे कर पाएगा. शेयर होल्डर्स तो बहुत दूर का बात है. समझा क्या मेरा बात? सुनिए मेरा बात वापस से. हो सकता है मैनेजमेंट से आपको बेस्ट पॉसिबल एविडेंसेस मिला है, तो इसीलिए वर्ड क्या आएगा? नॉट विथ स्टैंडिंग, कि आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला है. पर इतनी अनसर्टेनिटीज है बिजनेस के अंदर, उनका अगर मैं कलेक्टिवली सोचूं, मतलब इंडिविजुअली सोचूं, ये पैसा दिया हुआ आएगा कि नहीं आएगा? हाँ लग रहा है 50% चांस है. ये वाला पैसा डिपॉजिट से फॉर्म में लिया हुआ है, पे करना पड़ेगा क्या? हाँ पे करना पड़ेगा. कितना? प्रिंसिपल तो देना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट का कोई गारंटी नहीं है. समझ लो मेरा बात? ये हम लोगों ने लोगों को, NBFC ने लोन दिए होंगे ना, जिसको मैंने लोन दिए थे, वो लोग मेरे को पैसा देंगे कि नहीं देंगे कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हमने बिजनेस ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं, तो मुझे गारंटी नहीं है. मतलब देयर इज मनी इन माय बैलेंस शीट, डू यू गेट माय पॉइंट, बट आई डोंट नो इट्स फेयर वैल्यू.
आई डोंट नो अबाउट वेदर इट विल बी कलेक्टेड और नॉट, इतना ही पैसा आएगा कि नहीं आएगा, कितना पे करना पड़ेगा, एग्जैक्ट इनफ्लो आउटफ्लो इज वेरी वेरी टफ। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? सर इतने लीगल केसेस पेंडिंग है कंपनी के अगेंस्ट में कि अब एक आध केस हो तो प्रोविजन सोच भी लो। देयर आर मल्टीपल पीपल हु हैव फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द कंपनी। अब सारे केसेस का कलेक्टिवली इंपैक्ट क्या आएगा? हाँ मेरा ड्यूटी बनता है, मैं पढ़ूंगा हर केस के बारे में, इंडिविजुअली वो केस समझ रहा है सर ये क्या बोल रहा है। ये इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन ऑडिटर के लिए कि इंडिविजुअली चीजें कंफर्टेबल है। कलेक्टिवली व्हेन यू आस्क मी टू राइट अ ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आई एम नॉट कंफर्टेबल टू गिव एन ओपिनियन। आई कांट से नॉट ट्रू एंड फेयर, क्योंकि नॉट ट्रू एंड फेयर के लिए मटेरियल स्टेटमेंट है। नॉट ट्रू एंड फेयर के लिए क्या बोलना, सुनो दिमाग लगाओ, समझो मेरा बात। क्लीन तो दे ही नहीं सकता, उम्मीद ही नहीं है, समझ लो मेरा बात। क्वालिफाइड के लिए लिस्ट बनानी पड़ेंगे, सर लिस्ट में 5-10 पेज भर जाएंगे गलतियां का, समझ लो मेरा बात आइडियली। पर सर दूसरा प्रॉब्लम भी है, 5-10 पेज भी नहीं भरेगा। क्यों? जब मैं मैनेजमेंट को पूछ रहा हूं तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, वो तुमको ही पूछता है, ठीक है तुम रीजन दे दो कैसे करें। प्रॉब्लम क्या, तुम्हें भी नहीं मालूम। देयर इज सो मच अनसर्टेनिटी अबाउट द बिजनेस इटसेल्फ। गोइंग कंसर्न क्वेश्चन तो बहुत पहले आ चुका था। अब प्रॉब्लम नंबर्स का है कि जो ये नंबर्स है वो एक्चुअली में गलत है सही है मैं नहीं बोल सकता हूं। फ्यूचर पे तो कमेंट ही नहीं करने का मेरे को, फ्यूचर पे तो कमेंट, पता है ना ऑडिटर नेवर कमेंट्स ऑन द फ्यूचर, कीप दैट इन माइंड। ऑडिटर ऑलवेज कमेंट्स ऑन, कमेंट्स नहीं ओपिनियन गिव देता है, किसके ऊपर? 31 मार्च को जो नंबर है उसके ऊपर, समझा क्या? मतलब कमेंट अपने को फ्यूचर पे तो कमेंट करना ही नहीं है। सर ये सिचुएशन इतनी एक्सट्रीम है मैं चाहकर के भी कंक्लूजन पे नहीं आ सकता हूं। ना तो मैं ये बोल सकता हूं ये ट्रू एंड फेयर है, ना ये बोल सकता हूं ट्रू एंड फेयर नहीं है, क्योंकि जब बोलूंगा ना ट्रू एंड फेयर नहीं है तो पूछेगा क्या गलती क्या है। प्रॉब्लम क्या, मेरे को ही नहीं पता गलती क्या है। प्रॉब्लम ये है देयर इज सो मच लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, देयर इज सो मच अनसर्टेनिटी अबाउट दिस कंपनी, नो वन रियली नोस व्हाट विल हैपन। समझा क्या? तब भी डिस्क्लेमर आएगा, तब भी क्या आएगा? मतलब ये एकदम एक्सट्रीम केस है। एक बार लैंग्वेज पढ़ो मेरे साथ में, आपको मैं डीएचएफएल का रिपोर्ट दिखाता हूँ, उसमें आप रीजंस देखोगे इतने सारे लिखे हुए हैं, बहुत सारी चीज आपको नहीं समझ में आएगा बिकॉज आपको एनबीएफसीज क्या होता है वो ही नहीं पता, उनका अकाउंटिंग उनके कंप्लाइंसेस तो बहुत अलग वाला बात है, बट समझने का ट्राई करो। मैं बोलने का ट्राई क्या कर रहा हूँ, इधर आओ सर। एवरीवन आई वांट योर अटेंशन, डरो मत, तुम्हारे सिलेबस के लिए नहीं है पर पता होना चाहिए मेरे को लगता है। द ऑडिटर शाल disclaim an opinion when in extremely rare circumstances there are multiple uncertainties। वर्ड क्या इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल अनसर्टेनिटीज। इतनी अनसर्टेनिटीज है कि ऑडिटर कंक्लूड करता है, एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस, इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटीज है कि ऑडिटर कंक्लूड कर रहा है। क्या कंक्लूड कर रहा है ऑडिटर? नॉट विथ स्टैंडिंग having obtained sufficient and appropriate, और मतलब हाँ हमको each of the individual uncertainty के लिए एविडेंस दिया गया है, हर सिचुएशन पे उन्होंने हमको बेस्ट पॉसिबल तरीके से जो जो है वो प्रोवाइड किया गया है, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट? आगे देखो, इट इज नॉट पॉसिबल to form an opinion on financial statements. Why? Due to potential interaction of uncertainties. ये individually एक एक uncertainty ठीक है, collectively अगर मैं सोचूं तो ये कंपनी का क्या होगा मेरे को भी नहीं मालूम, ये नंबर्स एक्चुअली रिलायबल है कि नहीं है ये मुझे भी नहीं मालूम, एंड इनका पॉसिबल क्या क्यूमुलेटिव इफेक्ट आएगा इसको जज करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसके ऊपर ओपिनियन देना ही क्या है, मुश्किल है। इसीलिए मैं क्या दे रहा हूं, डिस्क्लेमर, क्योंकि डिस्क्लेमर में क्या बोलते हैं, वी डू नॉट एक्सप्रेस एन, डिस्क्लेमर में क्या बोलते हैं, वी डू नॉट एक्सप्रेस एन। और जरूरी नहीं है गलती हो इसकी वजह से डिस्क्लेमर आया है, हो सकता है तुम्हें सही में बेस्ट पॉसिबल तरीके से जो मैनेजमेंट के पास से सब दिया गया है फिर भी तुम कंफर्टेबल नहीं हो, तो तुम क्या दे सकते हो, डिस्क्लेमर दे सकते हो। थोड़ा बात समझा क्या? बहुत एक्सट्रीम है ये, रियल लाइफ में ज्यादा रेलेवेंट पॉइंट नंबर बी ही है। ए में ना मैनेजमेंट जानबूझ के नहीं दे रहा होगा यार, बी में इंटेंशन नहीं है, बी में ये सिचुएशन ऐसी है जो आपको समझनी पड़ेगी। लेट मी शो यू, रिपोर्ट्स दिखाता हूं आपको 2-3। इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट,
Is it like a revised format? Members of DHFL, a report on audit of financial statements. Can you see disclaimer of opinion? Look at the word, we were engaged to audit. दिख रहा है क्या डेली? अब ये इसमें इंडेस एप्लीकेबल दिख रहा है क्या वर्ड इंडेस? ऑब्वियसली लिस्टेड कंपनी है यार, समझ रहे हो मेरा बात? तुम छोड़ दो, तुमसे सुनो, तुम्हारी बुक्स में नहीं लिखा है मैंने, इसको नहीं इंक्लूड किया. I will share the report, don't worry. आगे देखो, we do not express an opinion because of the significance of the matter. क्यों सर? Because we were not able to obtain sufficient. ठीक है, आगे आओ नीचे. Basis for disclaimer. फिर there is a material uncertainty related to going concern also. ये कुछ तो रिवाइज रिपोर्ट में एक सेंटेंस लिखा था मैंने आपको, बोला था जब ऐसे 570 आएगा तो ऐसा कुछ तो रिवाइज रिपोर्ट में चेक करो, एटलीस्ट हेडिंग तो मैच होता है कि प्लीज तुम तो इससे खुश हो जाओगे जिंदगी में, प्लीज. ऐसा कुछ था. मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, ब्रैकेट्स में लिखा था रेफर ऐसे 570. बोला था कि नहीं बोला था? बोला था ना, बेसिस के बाद में आता है, ऐसा लिखा हुआ तुम्हारे देखो बेसिस के नीचे, ओनली इफ ऐसे 570 इज एप्लीकेबल इन एक्सट्रीम सिचुएशन. यार मतलब company has incurred loss aggregating, look at the number. Net current liability, are you understanding what I'm saying? मतलब वो नहीं साइन कर सकता है यार, मतलब समझो उसका बात, वो गलत नहीं है अपनी जगह पे, उसने अपना सारा काम किया है और उसको मालूम है इतनी एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी है. इट विल बी रॉन्ग ऑन माई पार्ट टू से कि ट्रू एंड फेयर है या नहीं, मैं दोनों ही नहीं बोल सकता हूं और मेरे पास रीजन है इसके पीछे. हर एक लाइन आइटम पे इतना अनसर्टेनिटी है, इंडिपेंडेंटली मैं कंफर्टेबल हूं और कलेक्टिवली मैं कंफर्टेबल पॉसिबल ही नहीं है. अब जेट एयरवेज देख लेना, डीएचएफएल देख लेना, मतलब जहां पर ऑपरेशन ही ऑलमोस्ट स्टॉप हो गए हैं, सिचुएशन कंपनी के मैनेजमेंट के कंट्रोल के बियॉन्ड है, इवन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर कंपनी क्वेश्चनेबल सिचुएशन पे आ गया है, तो ऐसा हो सकता है. थोड़ा बात समझा क्या? नोटबुक्स पॉइंट नंबर 1 आपने लिखा है, नीचे लिखा नोट. टू मत लिखो, नोट लिखो, क्योंकि टू लिखोगे तो तुमको लगेगा मेरे को एग्जाम में लिखना जरूरी है. ये नोट है, ठीक है? The auditor shall disclaim an opinion. The auditor shall disclaim an opinion in extremely rare circumstances. In extremely rare circumstances involving extremely rare circumstances involving multiple uncertainties, involving multiple uncertainties. When auditor, comma, when auditor concludes, comma, when auditor concludes, when auditor concludes, notwithstanding, concludes, notwithstanding having obtained, notwithstanding having obtained, notwithstanding having obtained sufficient and appropriate audit evidences, notwithstanding having obtained sufficient and appropriate audit evidences regarding sufficient and appropriate audit evidences regarding each of the, regarding each of the
individual uncertainty, each of the individual uncertainty, it is not possible, each of the individual uncertainty, it is not possible to form, it is not possible to form an opinion on financial statement, it is not possible to form an opinion on financial statement due to opinion on financial statement due to potential interaction of the uncertainties, potential interaction of the uncertainties, potential interaction of the uncertainties and their possible interaction of the uncertainties and their possible effects on the financial statements, their possible effects on the financial statements on a cumulative basis, possible effects on the financial statements on a cumulative basis, on a cumulative basis. ढंग से सुनो सर, ये एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस है जहां ऑडिटर को इंडिविजुअली एक अनसर्टेनिटी के लिए ऑडिट एविडेंस मिला है, बट उसे लगता है इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटीज अवेलेबल है, अगर वो इंटरैक्ट हो एक दूसरे से और उसका मुझे कम्युलेटिव इफेक्ट ढूंढने का है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या हो सकता है, ये अगर मैं सोचूं तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा एक ओपिनियन देना। इसीलिए मैं क्या नहीं देना चाहता, ओपिनियन नहीं देना चाहता, तो मैं क्या बोलूंगा, वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन, दैट मीन्स आई वॉन्ट टू गिव अ डिस्क्लेमर ऑफ एन ओपिनियन। समझा क्या? दैट इज व्हेन यू गिव अ डिस्क्लेमर ऑफ एन ओपिनियन। बहुत रेयर है ये, देखो, बट एक्सट्रीम केसेस जहां पे कंपनी की हालत खराब है, ऑडिटर काम कर रहा है, उसे ये देना पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। अदरवाइज एक ही ऑप्शन है, क्या? अगर मुझे ये नहीं देने का है, व्हाट इज ऑप्शन लेफ्ट विथ मी? क्लीन दे सकता हूं, क्लीन दे सकता हूं, क्वालिफाइड दे सकता हूं, एडवर्स दे सकता हूं, आई हैव टू विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट, आई हैव टू विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। आपको ऑडिट छोड़ करके ही रिजाइन करना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा। दैट सीम्स टू बी द ओनली ऑप्शन। डेफिनेशन ऑफ या मीनिंग ऑफ क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर थोड़ा बहुत समझा क्या? हाँ या ना? मेजर पार्ट खत्म हो गया है। दो तीन चीजें जो आपको ऑलरेडी मालूम है, फटाफट से बताता हूं। यहां ऐसा ऐसा लिखा है, तुम रीड करोगे, तुमको ऑलरेडी समझ जाएगा, तुम बोलोगे ओके वी विल से फाइन। ठीक है, चलो इधर आओ, अपने मॉड्यूल्स में आ जाइए, पेज नंबर 1D.26। इन्होंने वर्डिंग्स दिया है। अगर क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा तो वर्डिंग क्या आता है, एडवर्स दिया तो क्या वर्डिंग आता है, एंड डिस्क्लेमर दिया तो क्या वर्डिंग आता है। मतलब इंटरमीडिएट लेवल पे एमसीक्यू वगैरह बन सकता है, इन सब चीजों पे पता होना चाहिए आइडियली। इसमें से कुछ पार्ट आपको नहीं समझेगा, बट जो अभी तक बताया है उतना रिलेट कर दूंगा फटाफट से। एवरीवन आई वांट योर अटेंशन। देखो, जब आप क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं, मुझे बताओ क्या वर्ड यूज करते हैं? एक्सेप्ट। याद है क्या? एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट। याद है क्या दोनों वर्ड? एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द मैटर। मैटर कहां लिखा हुआ रहेगा? बेसिस पैराग्राफ में। यस और नो? लैंग्वेज बताया था कि नहीं बताया था आपको मैंने? बस वही है। तो जब ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहा है किसी मटेरियल मिसस्टेटमेंट की वजह से, तो उसे बताना पड़ेगा इन दी ऑडिटर्स ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स। ये पॉसिबल इफेक्ट भी हो सकता है ना यार। अगर एविडेंस मिल जाएगा, गलती मिल जाएगी तो बोलेंगे इफेक्ट, गलती नहीं मिलेगी, मुझे लगता है हो सकती है, तो क्या बोलूंगा? पॉसिबल इफेक्ट। और ये मैटर्स कहां डिस्क्राइब रहेंगे? डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ। ये लैंग्वेज समझा क्या? ऑलरेडी बताया था या नहीं बताया था? ये ए और बी क्या छोड़ दो, इंपॉर्टेंट नहीं है। ए और बी क्या छोड़ दो, कट मत करना, छोड़ दो, अभी टाइम नहीं है इसका। ये समझा क्या? बताया था मैंने ऑलरेडी।
नीचे आओ, कुछ तो नोट लिखा है सर, व्हेन मॉडिफिकेशन अराइजेस बिकॉज यू आर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो आप यूज करना एक्सेप्ट फॉर पॉसिबल। अरे सेम ही बात है यार, उधर बोल रहा है इफेक्ट आएगा, इधर क्या बोल रहा है पॉसिबल। टाइम पास है यार। क्लियर है पक्का एवरीवन? वर्डिंग क्लियर है क्या? एडवर्स पे जाऊं? लेट्स गो टू एडवर्स। इन एडवर्स याद है हमको क्लियरली बोलना था, डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। अरे इन दी ऑडिटर्स ओपिनियन बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर, वो मैटर तो किधर डिस्क्राइब करेंगे हम? बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन पैराग्राफ में। अरे हाँ या ना? इस बार वर्ड क्या आएगा कि हमारे हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव अ ट्रू एंड, ये डू नॉट बाहर लिखा है, प्रेजेंट फेयरली वगैरह क्या होता है छोड़ दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अभी तुम्हारे लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, वो फेयरली क्या है, प्रिपेयर्ड क्या है, अभी मत दिमाग लगाओ, मैं वेट करूंगा। एडवांस अकाउंट्स में थोड़ा सीएफएस पढ़ोगे, उसके बाद में इधर दो वर्ड्स, कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या होता है, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क क्या है मैं तब बताऊंगा। अभी तुम्हें जबरदस्ती कंफ्यूज नहीं करने का मेरे को। अभी के लिए इधर क्या लिखेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। क्लियर है क्या? पक्का? इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये वर्डिंग्स ऑफ डिस्क्लेमर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना कभी भी तो इस पे ही आएगा कि भाई डिस्क्लेमर में क्या क्या बदल जाता है। अरे डिस्क्लेमर में क्या क्या बदल, याद करो क्या क्या बदल जाता है। या तो क्लियरली बोलेंगे वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन, याद आया क्या? और याद है क्या? वी हैव ऑडिटेड की जगह लिखेंगे वी वर एंगेज्ड टू। अरे याद आया क्या ये चीज? और सर ये भी क्लियरली बोलेंगे दैट वी वर अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अभी डीएचएफएल का रिपोर्ट दिखाया था तुमको मैंने, क्लियरली बोला उसने, देखो we were engaged to audit, we do not express an opinion, we have not been able to obtain। क्लियरली लिखा है कि नहीं लिखा है? इधर आओ। Third disclaimer, when auditor disclaims an opinion due to inability to obtain audit evidences, auditor shall clearly express करेगा, does not express an opinion। अरे हाँ है ना? फिर बोलेगा सर देर जो मैटर है वो तो एक्सप्लेन करूंगा ना, सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर को कहां डिस्क्राइब होगा सर वापस से? बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अरे वो बेसिस पैराग्राफ में आएगा ना यार। क्या ऑडिटर ये भी लिखेगा ही हैज नॉट बीन एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस? अरे हाँ है ना? एंड सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अमेंड द स्टेटमेंट इन द ओपिनियन सेक्शन। याद करो ओपिनियन के अंदर दो पैराग्राफ था, पहला वाला वी हैव ऑडिटेड, याद आ रहा है क्या? अब उधर क्या आएगा? ऑडिटर वॉज एंगेज्ड टू ऑडिट। पक्का? वो ऐसे क्वेश्चन 4-4 मार्क के लिए पूछता है। हाँ हाँ, पहले डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन क्या है, डेफिनेशन दे देना और ये 3 पॉइंट लिख देना। नोटबुक्स पे जाओ, जाओ मैं लिखवा के देता हूं अभी कभी, मैं रिस्क बिल्कुल नहीं लेगा। तुमने डिस्क्लेमर में पॉइंट नंबर 1 लिखा डेफिनेशन, फिर लिखा नीचे नोट, एक एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस क्या हो सकता है। अब लिखो नीचे नेक्स्ट नोट, नोट लिखना है जो लिखना है लिखो यार, मतलब डिस्क्लेमर के नीचे आना चाहिए। लिखो नोट नंबर 2, ऊपर वाला नोट नंबर 1 बना दो, डिस्क्लेमर के नीचे ऊपर वाला नोट नंबर 1 बना दो, मेक दिस एज नोट नंबर 2। while expressing disclaimer of opinion, while expressing disclaimer of opinion, auditor while expressing disclaimer of opinion in his audit report लिखाऊं क्या या समझ जाओगे? while expressing disclaimer of opinion in his audit report, while expressing disclaimer of opinion in his audit report, auditor should disclaimer of opinion in his report, in his audit report, auditor should keep in mind the following points. Auditor should keep in mind the following points. क्या मैं तुम्हारे से याद करके नहीं ना, गलती हो जाता है मेरे से कभी। नंबर ए,
मजाक कर रहा है. नंबर ए, स्टेट, नंबर ए, स्टेट दैट ऑडिटर does not express an opinion. State that auditor does not express an opinion on financial statements. State that auditor does not express an opinion on financial statements. Number B, amend the statement, amend the statement in opinion section, amend the statement in opinion section indicating that auditor was, amend the section in opinion, amend the statement in opinion section indicating that auditor was engaged, that auditor was engaged to audit the financial statements, that auditor was engaged to audit the financial statements, auditor was engaged to audit the financial statements. Number C, number C, auditor should, यार क्या परेशान कर रहे हो यार, auditor should state that because of significance of matter, auditor should state that because of significance of matter, because of significance of matter described in the basis for disclaimer, described in the basis for disclaimer of opinion section, basis for disclaimer of opinion section, डॉट 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 डॉट, ये वर्ड ऐसा आता है दैट्स देयर. हम एडवर्स ये क्यों बोल रहे हैं कि हम ओपिनियन नहीं दे पाए? वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन. व्हाई? बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर विच इज डिस्क्राइब्ड वेयर इन द बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हेडिंग. एंड डॉट 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 कंटिन्यू होगा और आगे एक स्टेटमेंट आएगा. क्या स्टेटमेंट आएगा? डॉट 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 कंटिन्यू करो. ऑडिटर वॉज अनेबल टू ऑब्टेन, auditor was unable to obtain sufficient and appropriate audit evidences. Auditor was unable to obtain sufficient and appropriate audit evidences to base his opinion. Auditor was unable to obtain sufficient and appropriate audit evidences to base his opinion. ये पूरा ओपिनियन सेक्शन के अराउंड ही बोल रहा है. ऑडिटर वॉज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस टू बेस हिज ओपिनियन. मतलब शांति से ओपिनियन हेडिंग आएगा. सबसे पहले जो पहला पैराग्राफ है वहां लिखते थे वी हैव ऑडिटेड, उसके जगह आएगा वी वर एंगेज टू ऑडिट. ये अमेंड करना पड़ेगा. क्लियर है? पक्का? फिर जो नीचे ओपिनियन वाला पार्ट आएगा वहां क्लियरली बोलेंगे वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन. क्यों? स्टेटमेंट आएगा बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर्स, जो किधर लिखा है? बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हेडिंग के अंदर. अरे हाँ या ना? और आगे ये भी मेंशन करेंगे सर वी वर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस टू बेस आवर. समझा क्या? ये अगर 6 मार्क के लिए क्वेश्चन आ गया डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पे तो भी लिखोगे तो काफी है. मेजॉरिटी केस में 2 पॉसिबल सिचुएशंस है. नंबर 1, डिस्क्लेमर एमसीक्यू के फॉर्म में आ जाएगा. आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इस सिचुएशन में जो कौन सा मॉडिफिकेशन है वो डिस्क्लेमर है. नंबर 1. दूसरा, वो जो आपको मैंने नोट नंबर 2 लिखवा के दिया ना, तीनों पॉइंट ये, इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि भाई आप एक कंपनी के ऑडिटर हैं, आपको अपना ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई करना है,
You have decided to to give a disclaimer of an opinion due to inability of obtaining sufficient and appropriate audit evidences. आप अपने ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या बदलाव लेके आएंगे, तो आपको बेयर मिनिमम में 3 पॉइंट और भी चेंजेस आते हैं, वहां तक मैं और आऊंगा धीरे धीरे. अभी तक सिर्फ ओपिनियन सेक्शन का 3 चेंजेस समझा के आपको आइडियली पक्का. ये 3 चेंजेस मेरे को ओपिनियन हेडिंग के अंदर अंदर ही करने पड़ेंगे, जो नॉर्मली एक ऑडिट रिपोर्ट में नहीं आता है. आर वी गुड? पक्का. थोड़ा सा आपको एटलीस्ट क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर समझा क्या? पक्का. लग रहा है काफी कुछ हो गया है वैसे. नोट नंबर 1 हो गया, नोट नंबर 2 हो गया. क्या हो गया? 6 मिनट बाकी है अभी. अच्छा, कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ इतना तो बता दो मैंने जो पढ़ा है तो किधर लिखा हुआ है. अरे इंपॉर्टेंट है वो, इतना बताना तो बनता कि नहीं बनता है. बेटा ट्रू फीलिंग्स बाहर आ रही तुम्हारी. डोंट डू दैट. आई अंडरस्टैंड बट प्लीज कंट्रोल. अच्छा सुनो, कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगा. क्या? आई एम गोइंग टू इग्नोर एंड प्लीज कम हियर. नोट नंबर 1 एंड 2 हो गया. नोट नंबर, सिर्फ नाम तो देखो यार, नोट नंबर 3 का क्या बोल रहा है? विच टाइप ऑफ ओपिनियन इज अप्रोप्रिएट. और मतलब ये टाइप ऑफ ओपिनियन नहीं है सर, विच टाइप ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन इज अप्रोप्रिएट. क्या सर आप भी यार, विच टाइप ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन इज अप्रोप्रिएट, ऐसा आना चाहिए ना यार. इट्स ऑन पेज नंबर 1D.30. 1D.30. Which type of modified opinion is appropriate? अब देखो sir, the decision regarding which type of modified opinion is appropriate depends upon. ओहो, एक काम करो, नोटबुक में जाओ. अरे लिखना कुछ नहीं है, तुमने लिखा हुआ है नोटबुक में. गो टू योर टेबल. टेबल पे जाओ. उधर एक ही टेबल बनाया तुमने अभी तक. डोंट सर्च फॉर द टेबल. एक ही टेबल बनाए. उधर देखो क्या वहां पर लिखा था? नेचर ऑफ मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफाई. अरे यार ये पता है, फॉर्मेट ही बता रहा है तेरे को. एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, बच्चा बोलेगा ए तुमने टेबल टेबल बहुत खेला, हमको क्वेश्चन बताया नहीं. वो एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा सुन ले, और तुझे क्या लिखने का है वो भी सुन ले. 1 मिनट के लिए तुझे ऑलरेडी पता है, क्वेश्चन समझना चाहिए. सुनो, वो पूछेगा अंडर SS 705 विच मॉडिफिकेशन इज अप्रोप्रिएट अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस इज डिपेंडेंट ऑन. किन चीजों पे ये डिपेंडेंट है कि मुझे कौन सा वाला मॉडिफिकेशन कब देना है. तो सिंपल चीज है, अगर मैं टेबल में देखूंगा टेक्निकली 2 ही चीजें डिटरमाइन कर रही थी कि कब क्वालिफाइड आएगा, कब एडवर्स आएगा, कब डिस्क्लेमर आएगा. क्या 2 चीजें थी सर? एक तो ये किसकी वजह से मॉडिफिकेशन आया है, नेचर ऑफ मैटर क्या है, कि मटेरियल स्टेटमेंट मिला है आपको या आपको ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है. सो नेचर ऑफ मैटर इज द वन फैक्टर जिसकी वजह से मैं डिसाइड कर रहा था भाई कि क्वालिफाइड दे दूं या एडवर्स से डिस्क्लेमर दे दूं. समझा क्या मेरा बात आइडियली? क्या नेचर ऑफ मैटर एक पॉइंट था या नहीं था? और दूसरा पॉइंट क्या था कि भाई वो गलती परवेजिव है कि नहीं है. तो देखो आपका जजमेंट था कि भाई वो जो इफेक्ट या पॉसिबल इफेक्ट है ना वो परवेजिव है या नहीं. उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर रहे थे कि कब क्वालिफाइड आएगा, कब एडवर्स और कब डिस्क्लेमर. मतलब बॉटम लाइन, ये जो टेबल के ऊपर का ये जो 2 पार्ट है ना, दिस एंड दिस आई हैव टॉट यू इन डिटेल इन द डेफिनेशन ऑफ परवेजिव, एंड दिस तो मतलब यू ऑलरेडी नो. ये बस थोड़ा क्वेश्चन को समझना, आपको वही समझा रहा हूं. आपके लिए एक ही चीज चैलेंजिंग रहेगी, आपने ये समझना चाहिए वो पूछ क्या रहा है, और एक्चुअली में तुम समझ भी पाओगे अगर तुम थोड़ा पेशेंटली सुन रहे हो हर चीज को, जो आप लिख रहे हो वो समझ रहे हो. एंड आई विल शो यू लॉट ऑफ क्वेश्चंस आल्सो, डोंट वरी, what they have really asked in the examination. When you start reading them, you will start actually understanding what they are asking, and then it's simple. As per 705 normally modified opinion इसी वजह से आता है. ये दोनों पॉइंट थे ना, ये दोनों वाले इंट्रोडक्शन के लिए, ये दोनों पॉइंट जो लिखाए थे ना पॉइंट नंबर 1 के अंदर, फिर बोलने का 2 चीजें डिटरमाइन करेगी कौन सा वाला मॉडिफिकेशन कब आएगा. एक है नेचर ऑफ मैटर, दूसरा भाई ये मैटर मेरे हिसाब से परवेसिव है या नहीं है. खत्म बात, सिंपल चीज.
तो अंडरस्टैंड कुछ, मैं अगर आपको एक बार पूरा अंडरस्टैंडिंग दे चुका हूं ना, उसके बाद ये नोट्स में मेजॉरिटी केसेस में कुछ अलग रहेगा ही नहीं. इट विल बी ओनली व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. देखो अभी बेसिस फॉर ओपिनियन बोल रहा है. अरे यार क्लीन ओपिनियन हुआ तो बेसिस फॉर ओपिनियन आएगा. अगर क्वालिफाइड हुआ तो क्या आएगा? बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन. एडवर्स हुआ तो क्या आएगा? बेसिस फॉर एडवर्स. अरे लॉजिकल है कि नहीं है? टाइम पास चीज है सर. हेडिंग को अमेंड कर देना. अच्छा क्या लिखना? बेसिस फॉर ओपिनियन की जगह क्या लिखना? बेसिस फॉर क्वालिफाइड, बेसिस फॉर एडवर्स या बेसिस फॉर डिस्क्लेमर. खत्म. समझा क्या मेरा बात? अभी भी 129 हुआ है, 130 नहीं हुआ है. That's all for today. I'll see you tomorrow. Enjoy. Have a great day. Bye bye.